नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो टीएनसी की एडवांस सीरीज में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो एडवांस सीरीज के अंदर दोस्तों हमारा अभी रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो चल रहा है और रेस्पिरेटरी सिस्टम की हमारी ये दूसरी क्लास है। और अगर हम टीएनसी एडवांस सीरीज की बात करें तो ये आज हमारी 72nd या 72वीं हमारी क्लास है। अभी तक हमने एडवांस सीरीज के अंदर दोस्तों ओबीजी सब्जेक्ट पढ़ा है, नर्वस पढ़ा है, मस्कुलोस्केलेटन, आई ईयर, एंडोक्राइन, जीआई ट्रैक्ट, रीनल सिस्टम और इंटीग्यूमेंट्री एंड जो न्यूट्रिशन है दोस्तों उसके बारे में पढ़ा है। और बिल्कुल हमने एक सिस्टमेटिक वे में इन सबको पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चंस लिए हैं हमने उस अनुसार हमने नहीं पढ़ा, बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में पढ़ा है। जैसे ओबीजी आई है तो ओबीजी के क्वेश्चन आए हैं, एंडोक्राइन आया तो सिर्फ एंडोक्राइन के क्वेश्चन आए हैं, मस्कुलोस्केलेटन आया है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड ही हमने बात की, सिर्फ उस क्वेश्चन की बात की हमने, उसके 4 ऑप्शन की बात की, ऐसा नहीं है। सिर्फ हमने उस क्वेश्चन के रिलेटेड जो डिजीज आई है तो अगर कोई भी टॉपिक आया तो उसको हमने बिल्कुल डिटेल में लिया है, जिससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं। आज जो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है दोस्तों, ए नर्स assesses that several clients have low oxygen saturation level। एक नर्स है दोस्तों, मान लो कि वो वार्ड में कई सारे जो क्लाइंट उनको केयर कर रही है और उन कई सारे क्लाइंट की जो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल क्या है दोस्तों, कम है। विच क्लाइंट वुड बेनिफिट द मोस्ट फ्रॉम रिसीविंग ऑक्सीजन वाया नेजल कैनुला। मान लो कि आपके सामने 4 क्लाइंट है दोस्तों, उन 4 क्लाइंट में से आपको वो क्लाइंट ढूंढना है जिसको आप जब ऑक्सीजन नर्स देगी तो नेजल कैनुला से देने से जिसको सबसे ज्यादा फायदा होगा। किसको हम नेजल कैनुला से दे सकते हैं ऑक्सीजन, उसके बारे में क्या हो रही है दोस्तों, बात हो रही है। तो आपके सामने 4 क्लाइंट है। पहला जो क्लाइंट है दोस्तों हैज एन अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जो ऐसा जो क्लाइंट है दोस्तों वो अपर रेस्पिरेटरी जो इन्फेक्शन है उसको वो हो रहा है। दूसरा है रिसीव मैनी विजिटर्स वाइल सिटिंग इन ए चेयर, कि जो क्लाइंट है वो सिटिंग चेयर पे बैठा हुआ है और उसके पास कई सारे क्या आते हैं दोस्तों, विजिटर्स आते हैं। थर्ड क्या है, हैज ए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, कि उस क्लाइंट को नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब लगी हुई है, एनजी ट्यूब लगी हुई है गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन के लिए, गैस्ट्रिक सक्शनिंग के लिए, गैस्ट्रिक कंटेंट को बाहर निकालने के लिए, ठीक है, उसके लिए। और एग्जिबिट्स ड्राई ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन, जो क्लाइंट है दोस्तों उसको ड्राई ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन है फ्रॉम माउथ ब्रीथिंग, कि वो जो क्लाइंट है दोस्तों क्या करता है, माउथ ब्रीथिंग जो क्लाइंट कर रहा है दोस्तों उसे क्लाइंट के लिए आप नेजल कैनुला यूज करोगे या नहीं करोगे। तो आपके सामने 4 क्लाइंट है दोस्तों, उन 4 क्लाइंट के बारे में ये पूछा जा रहा है कि इन क्लाइंट के अंदर हम नेजल कैनुला, कौन से क्लाइंट के लिए नेजल कैनुला का यूज करना दोस्तों सबसे ज्यादा क्या रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। तो हम बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम की। जो ऑक्सीजन जो हम जो दे रहे हैं ना दोस्तों, जैसे एनवायरनमेंट के अंदर जो ऑक्सीजन जो है वो कितनी परसेंट होती है, 21% होती है, ठीक है। 21% जो ऑक्सीजन है दोस्तों वो एनवायरनमेंट के अंदर होती है। इसे हम बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ द इंस्पायरेटरी ऑक्सीजन, FiO2 के नाम से जानते हैं, फ्रैक्शन ऑफ द इंस्पायरेटरी ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का कितना उसके अंदर भाग है। तो हम जानते हैं कि दोस्तों ज्यादातर जो ऑक्सीजन जो गैसेज जो होती हैं एनवायरनमेंट के अंदर उसमें नाइट्रोजन का पार्ट सबसे ज्यादा होता है। जो ऑक्सीजन है उसका जो पार्ट होता है दोस्तों वो कितना होता है, 21% होता है, ठीक है। और कुछ मात्रा में अदर गैसेज आती हैं आपकी। तो जो ऑक्सीजन है दोस्तों वो 21% है। तो जब कभी भी हमें अगर 21% से मोर देन 21%, 21% से हमें जब कभी भी दोस्तों ज्यादा ऑक्सीजन देनी होती है तब हम क्या यूज करते हैं, ऑक्सीजन का यूज करते हैं। तब हम ऑक्सीजन देते हैं उस पेशेंट को कि अगर किसी भी पेशेंट को हमें 21% से ज्यादा FiO2 देनी हो, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 21% से ज्यादा ऑक्सीजन की क्या देनी हो दोस्तों, कंसंट्रेशन देनी हो। 21% से ज्यादा अगर हमें FiO2 या ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन देनी होती है दोस्तों, तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम का क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं। ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं सॉरी जिसके अंदर हम ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम का क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे एक्यूट हाइपोक्सेमिया, कोई भी क्लाइंट है दोस्तों उसके जो ऑक्सीजन का जो लेवल है ब्लड के अंदर वो क्या हो गया है, कम हो गया है, ठीक है। जैसे कि SpO2 का जो लेवल है दोस्तों वो 90% या इससे कम हो जाए, ठीक है, 90% या इससे क्या हो जाए दोस्तों, कम हो जाए उस कंडीशन के अंदर। या फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ जो ऑक्सीजन है दोस्तों वो लेस देन 60 mm ऑफ Hg हो जाए, 60 mm ऑफ Hg हो जाए, तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन का क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। उस कंडीशन के अंदर हम ऑक्सीजन का यूज करते हैं। लाइट प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो अब हम आपको इंडिकेशंस में पहले हो गया हमारा एक्यूट हाइपोक्सेमिया। इसके अलावा दोस्तों
जैसे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के अंदर अब सारी कंडीशन आ जाएंगी जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड हैं दोस्तों। तो उन सभी कंडीशंस के अंदर भी हम क्या करते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन का यूज करते हैं। जैसे क्लाइंट को मान लो डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो रही है, तो वो सभी प्रॉब्लम इसके अंदर क्या हो जाएंगी दोस्तों, इन्वॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हाइपोटेंशन के अंदर भी कई बार ऑक्सीजन दी जाती है। हाइपोटेंशन जब क्लाइंट को होता है दोस्तों, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो ब्लड है उसका प्रेशर कम है, तो उसके कारण क्या होगा, ऑक्सीजन का सैचुरेशन भी कम हो जाता है, तो टिश्यू परफ्यूजन क्या हो जाता है दोस्तों, कम हो जाता है। टिश्यू जो परफ्यूजन है वो क्या हो जाता है दोस्तों, कम हो जाता है। तो उस कंडीशन के अंदर भी हम क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। या एक कंडीशन है दोस्तों कि पेशेंट नीड मोर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, नीड मोर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। कुछ ऐसी कंडीशंस भी हो सकती हैं कि पेशेंट को ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है, उसकी जो नीड है दोस्तों वो ज़्यादा होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए स्ट्रोक हो गया, स्ट्रोक के क्लाइंट को ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन नीड क्या हो जाती है दोस्तों, ज़्यादा हो जाती है। तो उस कंडीशन के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम का क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं। अब हम एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले हम नेजल कैनुला की बात कर लेते हैं। नेजल कैनुला, ठीक है। नेजल जो कैनुला जो होता है ना दोस्तों, उससे जो ऑक्सीजन जो हमें दी जाती है, ध्यान रखना कि नेजल कैनुला के लिए जब भी हम ऑक्सीजन देते हैं, जब क्या हो, कोई किसी भी पेशेंट को माइल्ड हाइपोक्सेमिया हो, मतलब कि नेजल कैनुला से जो ऑक्सीजन दी जाती है एक्चुअली में उसका जो कंसंट्रेशन है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, और जो फ्लो रेट जो होता है दोस्तों ऑक्सीजन का वो भी क्या नहीं होता है, ज़्यादा नहीं होता है। तो इसके कारण माइल्ड हाइपोक्सीमिया वाले कंडीशन में ही हम क्या देते हैं, नेजल कैनुला से क्या देते हैं दोस्तों, हम ऑक्सीजन देते हैं। तो माइल्ड हाइपोक्सीमिया की कंडीशन के अंदर ही देते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखना आपको कि नेजल कैनुला जो होता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा मोस्ट कंफर्टेबल डिवाइस होता है, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होता है मोस्ट कंफर्टेबल। मोस्ट कंफर्टेबल क्या होता है दोस्तों, देखो एक तो पेशेंट पहले से भी उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्यों माइल्ड हाइपोक्सीमिया तो पेशेंट है वो बिल्कुल थोड़ा इतना ज़्यादा आपको सीरियस नहीं दिखाई देगा। ठीक है, जैसे चेयर पे भी बैठ सकता है वो, ऐसा नहीं कि वो लेटा हुआ ही मिलेगा आपको। पहली कंडीशन ये हो गई। इसके अलावा जब वो सिर्फ ये जो नेजल कैनुला के जो प्रोंग्स हैं वो सिर्फ नोज के अंदर लगाए जाते हैं। ठीक है, तो जो क्लाइंट है उसको बात करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसी कारण से हम इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कि बहुत ज़्यादा क्या होते हैं दोस्तों, कंफर्टेबल होता है। तो नेजल कैनुला जो होता है दोस्तों वो काफ़ी क्या होता है, कंफर्टेबल होता है। तो मोस्ट कंफर्टेबल होता है ये भी आपको क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर जो पूछा है वो भी इसी से रिलेटेड पूछा है कि भाई नेजल कैनुला को यूज करना है, तो हम ऐसे क्लाइंट के अंदर नेजल कैनुला यूज करेंगे दोस्तों जो सबसे ज्यादा क्या होगा, कंफर्टेबल होगा। अब इसमें दे रखा है कि भाई रिसीव मैनी विजिटर्स वाइल सिटिंग इन ए चेयर, मतलब ऐसा जो क्लाइंट है दोस्तों जो चेयर के ऊपर बैठा हुआ है और कई सारे विजिटर्स आ रहे हैं उसे मिलने के लिए। अब सोचो कि कई सारे जब विजिटर्स उसे मिलने आएंगे तो वो उनसे बात करेगा। तो दोस्तों नेजल कैनुला में जो क्लाइंट है दोस्तों वो सिर्फ नोज उसका क्या रहता है, नोज के द्वारा ऑक्सीजन दी जाती है, और जो माउथ है दोस्तों वो कवर नहीं होता है, तो उसके कारण उसको बात करने में भी प्रॉब्लम नहीं होती, खाने में भी प्रॉब्लम नहीं होती है उसे। ठीक है, और वो सिटिंग भी है, तो माइल्ड हाइपोक्सीमिया की जो कंडीशन है दोस्तों वो भी क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, बाकी की क्यों नहीं होंगे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है दोस्तों, नेजल कैनुला का एक डिसएडवांटेज होता है, दैट इज नेजल क्रस्टिंग। एक्चुअली में नेजल जो क्रस्टिंग मतलब ये हो गया दोस्तों कि जैसे कि जब एयर यहां से जाती है तो नेजल कैनुला के अंदर ज्यादातर जो एयर होती है दोस्तों वो ह्यूमिडिफाइड नहीं होती है। ठीक है, मतलब ड्राई होती है एक तरह से देखा जाए तो, और हीटेड नहीं होती है। तो वो जो नेजल म्यूकोसा की जो मेम्ब्रेन है दोस्तों उसको क्या कर सकता है, वो डैमेज कर सकता है। इसी कारण से जैसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से रिलेटेड जो भी पेशेंट होते हैं उसको हम नेजल कैनुला से ज़्यादातर ऑक्सीजन नहीं देते हैं। क्यों, क्योंकि उसको डैमेज होने की और ज़्यादा क्या हो जाती है दोस्तों, चांसेस हो जाते हैं। तो नेजल क्रस्टिंग कॉज करता है ये, नेजल म्यूकोसा जो मेम्ब्रेन है उसको क्या करता है दोस्तों, ये डैमेज करता है। तो उस कंडीशन में हम ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। तो ऐसे पेशेंट के अंदर जिनके अंदर पहले से ऐसी प्रॉब्लम हो तो उसके अंदर भी हम क्या नहीं करते दोस्तों, नेजल कैनुला का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, फिर इनके फ्लो रेट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों कि भाई नेजल कैनुला जो है वो कितनी फ्लो रेट से ऑक्सीजन देता है। तो नेजल कैनुला को आपको ध्यान रखना है। तो मैं सबका लिखा देता हूँ एक बार, फिर हम इसको और ज़्यादा आगे समझ लेंगे, क्योंकि आपको याद करवाऊंगा मैं, इसलिए सबका लिख लेते हैं जो जो भी हम पढ़ेंगे। तो एक तो आप लिख लो नेजल कैनुला का, इसके बाद आप लिखो सिंपल फेस मास्क, सिंपल फेस मास्क। थर्ड है नॉन रीब्रीथर मास्क, या पहले पार्शियल रीब्रीथर मास्क लिख लो, पार्शियल रीब्रीथर मास्क, रीब्रीथर मास्क। एक लिख लो दोस्तों नॉन रीब्रीथर मास्क,
नॉन रीब्रीथर मास्क। और बाकी के जो होंगे जैसे वेंचुरी हो गया वो मैं आपको अलग से लिखा दूंगा उनके बारे में, है ना। तो नेजल जो कैनुला होते हैं दोस्तों उसके अंदर जो फ्लो रेट जो होता है वो 1 से 6 लीटर होता है। मतलब 1 लीटर से स्टार्ट करके हम ऑक्सीजन कितने तक दे सकते हैं दोस्तों, 6 लीटर तक इसमें ऑक्सीजन दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सिंपल फेस मास्क की अगर हम बात करें दोस्तों तो सिंपल फेस मास्क के अंदर हम 5 से और 8 लीटर पे ऑक्सीजन दे सकते हैं। 5 लीटर से स्टार्ट करके और 8 लीटर तक क्या दे सकते हैं, ऑक्सीजन दे सकते हैं। और अगर हम बात करें दोस्तों पार्शियल रीब्रीथर मास्क की, तो पार्शियल रीब्रीथर मास्क से 8 से 11 लीटर पर मिनट है ये, ठीक है, पर मिनट 8 से 11 लीटर पर मिनट। और जो नॉन रीब्रीथर मास्क है उसमें हम 12 से 15 लीटर पर मिनट के हिसाब से हम क्या दे सकते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में इनकी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन भी पूछ सकता है। तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन वो FiO2 ही होगी दोस्तों, क्या होगी, FiO2 की, मतलब कितनी कंसंट्रेशन। मैंने कहा था कि एनवायरनमेंट के अंदर जो ऑक्सीजन जो होती है दोस्तों उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो कितनी होती है, 21% होती है। तो इस प्रकार से आपको ये पूछ सकता है कि भाई इनके अंदर कितनी कितनी कंसंट्रेशन से क्या जाता है दोस्तों, आपकी ऑक्सीजन जाती है, ठीक है, कितनी कितनी कंसंट्रेशन से क्या जाती है, ऑक्सीजन जाती है। तो ये लगभग दोस्तों इसके अगर हम बात करें तो 25 से और 45% ऑक्सीजन होती है, 25 से और 45% तक ऑक्सीजन जाती है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर जो ऑक्सीजन जाएगी दोस्तों वो जाएगी लगभग आपकी 40 से लेकर और 60% तक क्या जाती है, ऑक्सीजन जाती है। इसके अंदर जो ऑक्सीजन जाती है दोस्तों वो 50 से लेकर और 90% तक ऑक्सीजन जाती है। और इसमें 90% से लेकर और 100% तक क्या जाती है दोस्तों, ऑक्सीजन जाती है, ठीक है। तो जो एनक्लेक्स की जो बुक है सॉन्डर्स वाली, उसके अंदर उससे मैंने लगभग ये सारे डाटाज आपके लिए हैं। तो आप ये जानना चाहोगे सर किसी भी, एक्चुअली में कुछ बुक्स में नॉन रीब्रीथर मास्क का कितना लिखा हुआ है दोस्तों, 80 से 90% लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन सॉन्डर एनक्लेक्स जो है दोस्तों उसके अंदर 90 से 100% दिया गया है और वहीं से मैंने ये डाटा लिया है। तो इसका 25 से 45%, 40 से 60%, 50 से 90% और यहाँ पर कितना हो गया दोस्तों, 90 से 100%। अब इसको समझ तो गए हो ना, देखो समझना बहुत जरूरी है। आप रट लेते हो, समझते नहीं हो, इसको समझो। जैसे एनवायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन 21% है उसमें, लेकिन जब हम इससे देंगे तो 25% से लेकर और 45% क्या जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी। बाकी की अदर गैसेज रहती हैं, इसमें 40 से 60% तक ऑक्सीजन जाएगी, 50 से 90% ऑक्सीजन जाएगी और यहाँ पर 90 से लेकर और 100% तक क्या जाती है दोस्तों, ऑक्सीजन जाती है आपकी, ठीक है। इसके लिए आप नेजल कैनुला का कई बार अलग अलग भी पूछ लेते हैं, तो वो भी लिखा देता हूं। जैसे 1 लीटर पे, 2 लीटर पे कितनी जाएगी, 3 लीटर पे कितनी जाएगी, 4 लीटर पे कितनी जाएगी, 5 लीटर पे कितनी जाएगी और 6 लीटर के अंदर कितनी जाएगी। तो वो बिल्कुल सिंपल तरीका बताऊंगा, आप इसको कभी नहीं भूलोगे। जैसे 1 लीटर पे आपसे पूछे ना दोस्तों, तो देखो एनवायरमेंट के अंदर कितनी होती है, 21%। तो आपको याद रखना है कि नेजल कैनुला में पर लीटर पे 4% बढ़ जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है या FiO2 है वो हर 1 लीटर पे 4% बढ़ जाती है। तो 1 लीटर दिया, तो अगर जब आप 1 लीटर पे देते हो तो लगभग कितनी कंसंट्रेशन होती है दोस्तों, ऑक्सीजन की 25% कंसंट्रेशन होती है। कितनी होती है, 25% कंसंट्रेशन होती है। 2 लीटर पे दोगे तो कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो 21 + 8 हो जाएगी। 3 लीटर पे दोगे तो 21 + 12, 4 लीटर पे दोगे तो 21 + 16, 5 लीटर पे दोगे तो दोस्तों 21 + 20 और 6 लीटर पे दोगे तो 21 + 24, ठीक है। तो ये 21 और 8 कितने हो गए, 29 और 21 और 12 कितने हो गए, 33 हो गए। 21 और 16 कितने हो गए, 37% हो गए ना, 6 1 7 2 1 3, ठीक है। और 21 और 20 कितने हो गए दोस्तों, 41 और 21 और 24 कितने हो गए आपके, 45। तो मैंने आपको वहां भी आप देखो 25 से और 45% लिखा रखी है कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितनी मिलती है दोस्तों, 25 से 45। अब 25 से 45 तो पूरी क्या होगी, एक रेंज हो गई, लेकिन ये लीटर के अकॉर्डिंग मिलती है। जैसे आप 1 लीटर के ऊपर चलाओगे ऑक्सीजन, आप 1 लीटर से स्टार्ट कर रहे हो मान लो, तो 1 लीटर पे दोगे तो कितनी कंसंट्रेशन मिलेगी, लगभग 25% मिलती है। 2 लीटर पे दोगे तो 29%, 3 लीटर पे दोगे 33%, 4 पे ये। इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हो। सिर्फ आपको याद रखना है कि पर लीटर पे 4 जो कंसंट्रेशन है दोस्तों वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इससे आप कभी इसको भूलोगे भी नहीं, ठीक है। वैसे इनके अंदर भी रेंज होती है, फिक्स FiO2 प्रोवाइड नहीं करता है नेजल कैनुला कि भाई आप चाहो जितनी दे सकता है। फिक्स में आपको याद रखना है दोस्तों कि जो वेंचुरी जो मास्क होता है ना उसमें फिक्स FiO2 मिलती है। अब इसमें मैंने बताया जरूर आपको 25% है, लेकिन फिक्स 25% नहीं मिलती। इसमें क्या होती है दोस्तों, रेंज चेंज होती रहती है। जैसे 21 से 22 से 25% ऐसे मिलती रहेगी, थोड़ी कम ज़्यादा होती रहेगी, ठीक है। 29 दोगे तो जैसे 27 से 30 मिलती रहेगी। ऐसे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, याद आपको यही रखना है, ठीक है। उसको कोई याद करने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से आपको सिर्फ याद रखना है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि इनके अंदर जो FiO2 है ना,
वो प्रीसाइज नहीं होती है। क्या नहीं होती है? प्रीसाइज। कि हम चाहें कि भाई बिल्कुल 25% ही मिले तो 25% नहीं मिलती है, ठीक है, प्रीसाइज नहीं होती है। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि नेजल कैनुला से जो ऑक्सीजन देते हैं दोस्तों वो ह्यूमिडिफाइड भी नहीं होती है, ह्यूमिडिफाइड नहीं होती है, मतलब उसके अंदर जो वाटर कंटेंट है वो लगभग नहीं होता है, और हीटेड भी नहीं होती है, वो हीटेड भी क्या होती है? नहीं होती है। इसलिए बहुत ज्यादा फ्लो रेट नहीं दे सकते हम, जो नहीं तो वो म्यूकोस मेम्ब्रेन को क्या कर सकती है दोस्तों? डैमेज कर सकती है। मोस्टली में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि अगर 4 लीटर से ज्यादा अगर आप ऑक्सीजन दे रहे हो ना किसी भी पर्सन को पर मिनट, मोस्टली में लिखा हुआ है कि 4 लीटर से अगर ज्यादा दे रहे हो तो वो ऑक्सीजन ह्यूमिडिफाइड होनी ही चाहिए। 4 लीटर से ज्यादा अगर ऑक्सीजन दे रहे हो तो वो क्या होनी चाहिए दोस्तों? ह्यूमिडिफाइड होनी चाहिए। बिना ह्यूमिडिफाइड किए हुए आप 4 लीटर से ज्यादा ऑक्सीजन नहीं दे सकते हो, ठीक है। ये लिखा गया हुआ है मोस्टली के अंदर। तो पहला हो गया आपका नेजल कैनुला। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट। हाँ, इसकी इमेज भी देख लो, ठीक है। इस प्रकार से वायर आता है, वो नोज के अंदर से कनेक्ट हो जाते हैं, दोनों नोज के अंदर, फिर उसको बांध देते हैं यहाँ पे या फिर पीछे की साइड, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इमेज भी किसकी है? नेजल कैनुला की है। दिस इज ऑल्सो नेजल कैनुला। अब आपको मैं एक नई चीज बताना चाहता हूं दोस्तों। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि हाई फ्लो नेजल जो कैनुला है उसमें वो नेजल कैनुला में कोई डिफरेंस है क्या? तो दोस्तों हाँ है। जो नेजल कैनुला है वो लो फ्लो ऑक्सीजन सिस्टम है, मतलब ऑक्सीजन का जो फ्लो है बहुत ज्यादा नहीं है, 1 से 6 लीटर ही है। लेकिन दोस्तों अगर क्वेश्चन में ये आए कि हाई फ्लो नेजल कैनुला, अगर आ जाए दोस्तों हाई फ्लो नेजल कैनुला, तो हाई फ्लो जो नेजल कैनुला होता है दोस्तों, हाई फ्लो नेजल कैनुला, नेजल कैनुला ये एक हाई फ्लो ऑक्सीजन क्या करता है दोस्तों? प्रोवाइड करता है। कहते हैं कि 60 लीटर पर मिनट तक भी ऑक्सीजन दे सकता है। जबकि सिंपल नेजल कैनुला लिखा हुआ आता है तो वो आपको मैंने बताया कि 1 से लेकर और 6 लीटर तक ऑक्सीजन देता है। जबकि हाई फ्लो नेजल कैनुला अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लिखोगे कि हाई फ्लो नेजल कैनुला जो होता है दोस्तों वो 60 लीटर पर मिनट तक भी दे सकता है। और हाई फ्लो नेजल कैनुला का ये आपके सामने इमेज है। अगर आपको सही से नहीं दिख रही तो आप गूगल पे डाउनलोड करके एक बार देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों हाई फ्लो नेजल कैनुला जब इतना ज्यादा फ्लो देंगे तो ये जो ऑक्सीजन जो होती है दोस्तों वो ह्यूमिडिफाइड भी होती है, ह्यूमिडिफाइड भी होती है। इसके अलावा दोस्तों हीटेड भी होती है, हीट करते हैं इसको, ठीक है, हीटेड भी होती है। इसके अलावा ये फिक्स्ड FiO2 भी क्या करती है दोस्तों? ये प्रोवाइड करती है। 100% तक ऑक्सीजन दे सकती है दोस्तों ये। अगर कंसेंट्रेशन की अगर हम बात करें तो 100% तक क्या दे सकती है दोस्तों? ये ऑक्सीजन FiO2 दे सकती है। ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन बोल दो या FiO2 बोल दो। और ये नीड फॉर वेंटिलेटर को भी कम करती है, ठीक है, डिक्रीज नीड फॉर वेंटिलेटर। कई बार सिर्फ इससे भी काम चला लेते हैं बिना वेंटिलेटर के भी पेशेंट में, तो वेंटिलेशन की या वेंटिलेटर की जो नीड है दोस्तों उसको भी क्या करता है? कम करता है। तो ध्यान रखना थोड़ा सा कि नेजल कैनुला और हाई फ्लो नेजल कैनुला दोनों अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल नेजल कैनुला और हाई फ्लो नेजल कैनुला दोनों अलग अलग चीजें हैं। नेजल कैनुला जो होता है वो लो फ्लो ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होता है, वेयर एज हाई फ्लो नेजल जो कैनुला होते हैं दोस्तों ये क्या होता है? हाई फ्लो ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होता है, जिसमें 60 लीटर पर मिनट तक भी ऑक्सीजन दी जा सकती है। जो नेजल कैनुला की ऑक्सीजन जो होती है वो ह्यूमिडिफाइड नहीं होती, हीटेड नहीं होती है, फिक्स्ड FiO2 प्रोवाइड नहीं करती है। जबकि ये जो हाई फ्लो नेजल कैनुला ये ह्यूमिडिफाइड भी होता है, हीटेड भी होता है, फिक्स्ड FiO2 भी प्रोवाइड करता है। 100% तक क्या दे सकते हैं दोस्तों? ऑक्सीजन दे सकता है ये। जबकि वो 25% से लेकर 45% तक ऑक्सीजन दे रहा था, जबकि यहाँ पर ये 100% भी आपको क्या दे सकता है? ऑक्सीजन दे सकता है। और वेंटिलेशन की नीड को भी क्या करता है दोस्तों? ये कम करता है। वेंटिलेटर की नीड को भी क्या करता है दोस्तों? ये कम करता है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों सेकंड आता है सिंपल फेस मास्क। सिंपल फेस मास्क। तो जो सिंपल फेस मास्क है दोस्तों बिल्कुल सिंपल इस प्रकार का मास्क होता है जिसके ऊपर 2 एक्सेल पोर्ट होते हैं, मतलब ऑक्सीजन को बाहर निकालने के लिए या CO2 को बाहर निकालने के लिए। मेनली तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकालने के लिए ये हम यूज करते हैं। ये इसकी क्या होती है दोस्तों? ऐसे ट्यूबिंग होती है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी वॉल्व नहीं होता, मतलब अंदर जा भी सकती है और बाहर भी निकल सकती है, तो दोनों चीजें हो सकती हैं इसके अंदर, ठीक है। बाहर के एनवायरमेंट की जो ऑक्सीजन है वो एंटर भी कर सकती है और वहां से CO2 ऑक्सीजन बाहर भी निकल जाती है, ठीक है। तो उसको भी ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें ये जो जगह बनती है दोस्तों, गैप बन जाता है बीच में, तो उसके कारण कुछ ऑक्सीजन कुछ वॉल्यूम वहां पर भी क्या हो जाती है? कलेक्ट हो जाती है। तो ये भी पूछ सकता है कि सिंपल फेस मास्क का डेड स्पेस कितना होता है? सिंपल फेस जो मास्क है उसका जो डेड स्पेस जो होता है दोस्तों वो होता है लगभग 150 से लेकर और 200 ml तक। इसके अंदर हम कम फ्लो पे ऑक्सीजन देंगे ना दोस्तों तो जो CO2 है ना वो बाहर नहीं निकल पाती है। CO2 जो है वो बाहर नहीं निकल पाती है, इसलिए जो इसका जो फ्लो जो रेट होती है दोस्तों वो क्या होता है? ज्यादा होता है। इसलिए इसका जो फ्लो रेट होता है वो क्या करते हैं हम दोस्तों? हम ज्यादा करते हैं। तो वो 5 से और 8 लीटर में मैंने ये सब चीजें आपको इसमें लिखवा रखी हैं, ठीक है।
यहाँ पर मैंने आपको लिखवा रखा है कि सिंपल फेस मास्क में हम 5 से 8 लीटर पे देते हैं और ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है दोस्तों वो 40 से लेकर और 60% तक उसमें क्या होती है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होती है। 40 से लेकर 60% तक ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होती है और 5 से 8 लीटर के ऊपर हम ये देते हैं। ठीक है, सिंपल फेस मास्क के तो आपको कोई मेरे को लगता भी नहीं है कि दिखाने की कोई जरूरत पड़ेगी। इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है दोस्तों दैट इज पार्शियल रीब्रीथर मास्क एंड नॉन रीब्रीथर मास्क। इसके बाद आते हैं दोस्तों, एक आता है आपका पार्शियल रीब्रीथर मास्क और एक आता है दोस्तों आपका नॉन रीब्रीथर मास्क। पार्शियल रीब्रीथर मास्क और एक आता है आपका नॉन रीब्रीथर मास्क। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है उसको समझते हैं हम। ठीक है, पहले मैं आपको नॉन रीब्रीथर समझाता हूं, फिर हम पार्शियल रीब्रीथर की बात करेंगे। तो जैसे नॉन रीब्रीथर मास्क जो होता है ना दोस्तों, उसमें इस प्रकार से जैसे सिंपल फेस मास्क होता है उसकी तरह मास्क होता है। ठीक है, इसके अलावा पीछे की तरफ एक रिजर्वोयर बैग भी लगा हुआ रहता है। एक क्या लगा हुआ रहता है दोस्तों, रिजर्वोयर बैग भी लगा रहता है। नॉन रीब्रीथिंग मास्क लेते हैं, नॉन रीब्रीथिंग मास्क। ठीक है, NRBM। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, एक तो वॉल्व लगा हुआ रहता है और ये वॉल्व जो होता है ना दोस्तों वो यूनी डायरेक्शनल होता है। वॉल्व क्या होता है दोस्तों, यूनी डायरेक्शनल होता है। इसका मतलब ये होता है, यूनी डायरेक्शनल का मतलब ये होता है दोस्तों कि यहां से इस बैग से ऑक्सीजन तो यहां पर जा सकती है, लेकिन जो CO2 जो पेशेंट निकालेगा वो इसके अंदर क्या नहीं करती है दोस्तों, एंटर नहीं करती है। दूसरा दोस्तों यहां पर भी एक्सेल के अंदर भी जैसे सिंपल फेस मास्क के अंदर जो लगे होते हैं दोस्तों वहां पर वॉल्व नहीं होता। मैंने कहा था कि एनवायरमेंट से भी ऑक्सीजन क्या कर सकती है, एंटर कर सकती है और CO2 भी क्या निकल सकती है, बाहर निकल सकती है। लेकिन यहां पर नॉन रीब्रीथर जो मास्क है दोस्तों, नॉन रीब्रीथर मास्क के अंदर क्या होते हैं, यहां पर भी दोस्तों क्या लगे हुए रहते हैं, एक्सेलेशन वॉल्व लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो वो क्या काम करते हैं दोस्तों, वो क्या काम करते हैं दोस्तों कि एनवायरमेंट की जो ऑक्सीजन है उसको अंदर नहीं आने देते। अगर मान लो दोस्तों डाइल्यूशन होगा, मतलब ऑक्सीजन में जैसे हम हाई कंसेंट्रेशन से ऑक्सीजन दे रहे हैं और एनवायरमेंट की ऑक्सीजन 21% है, तो बाकी के गैसेज भी तो साथ आएंगे ना, इससे थोड़ी सिर्फ ऑक्सीजन आएगी। तो उससे क्या होगा दोस्तों, वो दोनों मिलेंगी तो वो उसके कंसेंट्रेशन क्या हो जाता है दोस्तों, कम हो जाता है। तो लेकिन यहाँ पर ये मिक्सिंग नहीं होने देता, क्यों, क्योंकि यहाँ से CO2 तो बाहर निकल जाएगी लेकिन एनवायरमेंट की जो ऑक्सीजन है ना दोस्तों वो क्या नहीं आएगी, अंदर नहीं आएगी। इसलिए इसको बोलते हैं कि नॉन रीब्रीथर। रीब्रीथर का मतलब क्या है कि आपने CO2 को बाहर निकाला और वापस से मान लो उसको अंदर लेके जा रहे हो, तो ये रीब्रीथिंग हो गया। लेकिन ये रीब्रीथिंग नहीं करता है, तो नॉन रीब्रीथर मतलब कि वापस से रीब्रीथिंग नहीं कर रहा, उस CO2 को जो हमने बाहर निकाल दिया उसको वापस से मिक्स नहीं होने दे रहा। उसके लिए क्या लगे हुए होते हैं, इसमें वाल्व लगे हुए होते हैं। एक वाल्व यहां लगा हुआ रहेगा तो उसके कारण नहीं होगा, और दूसरे जो वाल्व है दोस्तों वो यहाँ पर लगे हुए रहेंगे जिसके कारण भी बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, जिसके कारण भी मिक्सिंग नहीं हो पाएगी, अंदर नहीं आ पाएगी। CO2 तो बाहर जा सकती है लेकिन बाहर की जो गैसें हैं, एनवायरमेंट गैसें, वो अंदर नहीं आ पाती है। इसलिए CO2 और जो ऑक्सीजन है दोस्तों उसकी क्या नहीं हो पाती है, यहाँ पे मिक्सिंग नहीं हो पाती है, डाइल्यूशन नहीं हो पाती है। यही कारण है कि नॉन रीब्रीथर मास्क से जब हम ऑक्सीजन देते हैं ना दोस्तों, जो ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। 90 से लेकर और 100% तक ऑक्सीजन हमें क्या होती है, प्राप्त होती है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की क्या नहीं हो रही दोस्तों, डाइल्यूशन नहीं हो रहा है, मिक्सिंग नहीं हो रही है। तो ये है नॉन रीब्रीथर मास्क। अभी मैं आपको इमेज से भी दिखा देता हूँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है आपको, है ना। देखो यहाँ पर ये इमेज दे रखी है दोस्तों, इमेज के अंदर देखो यहाँ पर ये वॉल्व दे रखा है, इसके अलावा यहाँ पर ये जो दिख रहा है दोस्तों ये भी क्या है, वॉल्व है। तो ये यूनिडायरेक्शनल होता है। ये जो बैग है दोस्तों ये क्या हो जाता है, फिल हो जाता है। जब ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हम हाई करते हैं तो ये क्या हो जाता है दोस्तों, ये फूल जाता है, इनफ्लेट हो जाता है। तो उस ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन हाई फ्लो के साथ क्या जाती है, अंदर जाती है। तो इसी कारण जो फ्लो रेट है वो भी क्या रहती है, ज्यादा रहती है, कंसंट्रेशन भी क्या रहती है दोस्तों, ज्यादा रहती है। और एक इमेज और दिखाता हूँ, रुको। ये इमेज देखो आप, इसमें थोड़ा सा अच्छे से दे रखा है। ये जो बैग है ये ऑक्सीजन रिजर्वोयर बैग अटैच है, एक इस पे वॉल्व लगा हुआ है, यूनी डायरेक्शन मतलब एक डायरेक्शन के अंदर है, ये इधर जाएगी, वापस CO2 को ये मिक्स नहीं करेगा इस बैग के अंदर। तो इंस्पिरेशन वॉल्व होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है। इसके अलावा ये दो एक्सप्रेशन या एक्जेल वॉल्व लगे हुए होते हैं, ये रहा और ये रहा। तो ये वॉल्व क्या होंगे दोस्तों, ये CO2 को बाहर तो निकाल देंगे लेकिन अंदर क्या नहीं करेंगे, एनवायरमेंट के ऑक्सीजन को अंदर एंटर नहीं करते हैं ये। ठीक है, एनवायरमेंट के ऑक्सीजन को क्या नहीं करते हैं, अंदर एंटर नहीं करने देते हैं। तो ये वाला जो मास्क है दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, NRBM हो जाएगा, नॉन रीब्रीथर मास्क हो जाएगा। नेक्स्ट जो मास्क है दोस्तों दैट इज पार्शियल रीब्रीथर मास्क। अब आप पार्शियल जो वर्ड है दोस्तों उसी से समझ गए होंगे कि पार्शियल का मतलब क्या होगा कि थोड़ी बहुत इसमें मिक्सिंग होगी। अब मिक्सिंग का रीजन क्या होगा दोस्तों, मिक्सिंग का रीजन यहाँ पर ये होगा कि पहली बात तो यहाँ पर ये वॉल्व नहीं होगा। अब यहाँ पर वॉल्व नहीं होगा तो जो CO2 जो आएगी ना दोस्तों, वो जो CO2 है वो यहाँ पर आएगी। उसके कारण क्या होगा, इस CO2 का और जो ऑक्सीजन हम देंगे उस ऑक्सीजन को हम दोनों का क्या हो जाएगा दोस्तों, मिक्सिंग हो जाएगा।
यहाँ पर मिक्सिंग नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर वॉल्व लगा हुआ है, ये वापस CO2 को इधर नहीं आने दे रही है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो ऑक्सीजन दे रहे हैं वो भी जा रही है और जो CO2 आ रही है, ठीक है, इधर यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन दे रहे हैं ये भी आ रही है और जो CO2 दे रहे हैं ये भी आ रही है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी दोस्तों? मिक्स हो जाएंगी, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पर क्या नहीं लग रहा है दोस्तों? वॉल्व नहीं लगा हुआ है। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर भी क्या नहीं लगे हुए हैं? इसके वॉल्व नहीं लगे हुए हैं। तो एनवायरमेंट से जो ऑक्सीजन होती है वो भी क्या होती है? मिक्सिंग होती है। इसलिए पार्शियल रीब्रीथर मास के अंदर क्या होता है? डाइल्यूशन होता है, गैसेज मिलती है एक दूसरे से, तो डाइल्यूशन ऑफ गैसेज होता है। और इसी कारण से दोस्तों इसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसी कारण से इसकी थोड़ी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है दोस्तों? कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो मिक्स हो जाती है। तो मिक्स होने के कारण थोड़ी सी कंसंट्रेशन कम हो जाती है, तो 50 से 90% ही प्राप्त होती है। जबकि यहाँ पर मिक्सिंग नहीं होती है तो 90 से 100%। अब मिक्सिंग थोड़ी बहुत ही तो होती है, ऐसे नहीं है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन तो हम दे ही रहे हैं ना। इसी कारण से हम किस नाम जानते हैं? पार्शियल रीब्रीथर मास के नाम से जानते हैं, कि कुछ मात्रा के अंदर ही ऑक्सीजन को हम वापस से जो CO2 ले रहे हैं उसको वापस से क्या कर लेते हैं दोस्तों? रीब्रीथ कर लेते हैं। तो इसलिए इसे किस नाम से जानते हैं? पार्शियल रीब्रीथर मास के नाम से जानते हैं। इसका जो फ्लो रेट है वो 8 से 11 है। ये 50 से 90% ऑक्सीजन पे आपको कंसंट्रेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब इनको याद करने के लिए ना बार बार लिखोगे, भूलोगे, तो आप एक काम कर लिया करो, आपने जो जहां पढ़ते हो ना उस दीवार पे लगा लो, और इन नंबर को है ना, इन नंबर को जैसे कोई मोबाइल नंबर याद करते हैं ना, वैसे आप इसको याद करो। जैसे 1658, ठीक है, 1658 या 16588 11 12 15, ऐसे याद करो। देखो 16588 11 12 15 लिखो आप एक बार कमेंट में, इसको एक बार कमेंट में लिखो, 16588 11 12 15। 5-7 बार बोलोगे तो ऐसे लगेगा जैसे कोई मोबाइल नंबर याद कर रहे हो, ठीक है। तो 16 का मतलब 1 से 6 पे देगा, फिर 5 से 8 पे देगा, फिर 8 से 11 पे देगा, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। फिर 12 से 15 पे देगा। तो 16588 11 12 15, 16588 11 12 15। और इसको फिर अपने एक बार दीवार के ऊपर भी लगा लेना लिख के, ताकि कभी भी भूलोगे नहीं। हर आदमी की भूलने की प्रवृत्ति होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही भूलते हो, मैं भी भूलता हूँ, सब भूलते हैं। तो उसके लिए आपको बार बार क्या करना पड़ेगा? इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। ये कंसंट्रेशन है उसको भी आप इस प्रकार से क्या कर सकते हो दोस्तों? याद कर सकते हो। लेकिन ये थोड़ा सा याद करना टफ भी नहीं है, तो फिर भी आपको याद हो जाएगी, लेकिन इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। 16588 11 12 15। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है दोस्तों, दैट इज वेंचुरी मास्क। तो ये जो इमेज में दिख रहा है दोस्तों, दिस इज वेंचुरी मास्क। वेंचुरी मास्क से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हजारों बार पूछा गया है कि मोस्ट प्रीसाइज ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करता है? प्रीसाइज का मतलब ये है दोस्तों कि आप जितनी % FiO2 देना चाहते हो ना, उतनी ही % FiO2 आप दे सकते हो, ठीक है। आपको देनी है 24%, तो 24% भी दे सकते हो आप, ठीक है। जितनी भी % आपको चाहिए ना दोस्तों, 28 देनी है 28 दो, 31 देनी है आपको 31 दो, तो जितनी % आप FiO2 देना चाहते हो दोस्तों उतनी ही देगा, ना वो कम देगा ना वो ज्यादा देगा। तो वो कौन देता है दोस्तों? मोस्ट प्रीसाइज ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करता है? वो वेंचुरी मास्क प्रोवाइड करता है। ये क्या है दोस्तों? आपका वेंचुरी मास्क है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि वेंचुरी मास्क किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है? तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों, दैट इज बर्नौली प्रिंसिपल। बर्नौली प्रिंसिपल, बर्नौली प्रिंसिपल के ऊपर क्या करता है दोस्तों? ये काम करता है। बर्नौली प्रिंसिपल में यही थोड़ा सा समझा देता हूं कि कोई भी गैसेज है दोस्तों, उसको आप एक छोटे पाइप से, मतलब कम डायमीटर वाली ट्यूब से गुजारो, और उसके बाद बड़े डायमीटर वाली ट्यूब से क्या करते हो? गुजारते हो, तो वो प्रेशर एकदम से क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। वो प्रेशर क्या हो जाता है? एकदम से इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर ये कम ट्यूब, फिर इसके बाद इसके अंदर जा रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ये क्या होता है कि इसको हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, जो वेंचुरी मास्क के अंदर लगा हुआ ये जो पोर्ट है, इसको हम क्या कर सकते हैं? घुमा सकते हैं। तो इसके अंदर क्या पाई जाती है? थोड़ी थोड़ी ओपनिंग पाई जाती है, जिनको हम बोलते हैं ओरिफिस। ये ओरिफिस क्या करता है दोस्तों? एनवायरमेंट की जो एयर है ना उसको क्या करता है? थोड़ा बहुत मिक्स करता है, ठीक है। मिक्सिंग होती है, ध्यान रखना, लेकिन वो बिल्कुल फिक्स्ड होती है कि भाई कितनी करनी है। तो वो घुमाने के ऊपर डिपेंड करता है भाई कितना आप घुमा रहे हो, उस हिसाब से क्या कर सकते हो दोस्तों? आप उस कंसंट्रेशन को क्या कर सकते हो दोस्तों? चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके अनुसार ही ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, फिक्स कंसंट्रेशन क्या होती है दोस्तों? पहुंचती है, ठीक है। सिंपल सा, ज्यादा भी याद नहीं हो तो इतना याद रखना, एक ही बर्नौली प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है और मोस्ट प्रीसाइज ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। मोस्ट प्रीसाइज FiO2 क्या करता है दोस्तों? प्रोवाइड करता है। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है। तो अब इसके बाद हम जो वेंचुरी मास्क के अंदर की कितनी फ्लो रेट रखते हैं और ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है दोस्तों वो कितनी कितनी रखते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो अगर हम फ्लो रेट देखें, अगर हम, और इसका कलर है उससे रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इसका क्या कलर होता है, तो उस बारे में देख लेते हैं। तो फ्लो रेट जो है 2 लीटर पर मिनट पे रख सकते हैं, 4 पे रख सकते हैं, 6 पे रख सकते हैं, 8 पे रख सकते हैं, 10 पे रख सकते हैं और 15 पे रख सकते हैं। तो 15 लीटर पर मिनट हो सकता है, 4 लीटर, 6 लीटर, 8 लीटर, 10 और 15।
जब 2 लीटर पर मिनट पे होता है दोस्तों, तो जो FiO2 या ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन होता है वो कितना होता है, 24% होता है। ठीक है, कितना होता है, 24%। 4 लीटर पे रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 28%, इसके बाद में ये 31%, इसके बाद में 35%, 40% और फिर 60%। तो इस प्रकार से इसका ऑक्सीजन का क्या रहता है दोस्तों, कंसंट्रेशन रहता है। ठीक है, 2 लीटर पे 24, 4 पे 28, 6 पे 31, 8 पे 35, 10 पे 40 और 15 लीटर पर मिनट पे 60% कंसंट्रेशन रहता है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई, ऐसे पूछ सकते हैं कि 10 लीटर पर मिनट पे आप वेंचुरी मास से दे रहे हो तो जो ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या रहेगी। दोस्तों एक वेंचुरी मास के जो ये जो कलर है इससे रिलेटेड भी क्या पूछ सकते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो कलर से रिलेटेड क्वेश्चन भी कैसे पूछेंगे कि 24% वाले का क्या कलर होता है, तो इसका कलर क्या रहेगा दोस्तों, ब्लू रहेगा। ठीक है, इसके बाद में इसका व्हाइट रहता है, ऑरेंज, फिर येलो, फिर रेड और फिर क्या रहता है दोस्तों, इसका ग्रीन रहता है। तो ये कलर है, ये भी एक बार आप याद कर लेना सबका। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई ऑरेंज कलर का है वेंचुरी मास्क, तो इसके अंदर जो ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी रहेगी, या ऑरेंज कलर का है उसका जो फ्लो रेट है वो कितना रहेगा। तो ऐसे भी आपसे क्या कर सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि भाई, बी फॉर भाई, डब्ल्यू मतलब वो, ओ मतलब ऑक्सीजन, याद रहेगी जी। ठीक है, याद रहेगी जी, जी को ऐसे लिख लो, जी याद रहेगी जी, तो ये जी लिख लो। तो इस प्रकार से आप इनको याद रखते हो कि भाई वो ऑक्सीजन याद रहेगी जी। तो ब्लू, व्हाइट, ऑरेंज, येलो, रेड और ग्रीन। तो इस प्रकार से आप इनको क्या रख सकते हो दोस्तों, याद रख सकते हो। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो कि आप इसको लिख लोगे अच्छे से बाद में। ये है आपका बैग वॉल्व मास्क, बैग वॉल्व मास्क, बैग वॉल्व मास्क, जिसको आप एम्बू बैग बोलते हो। एक्चुअली में एम्बू एक कंपनी थी, जिसको आप बोलते हो ना एम्बू, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट। ये कंपनी थी जो ये निकालती थी दोस्तों। एक्चुअली में ये क्या होता है, बैग वॉल्व मास्क इसको हम बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं दोस्तों, इसको हम ऑक्सीजन से क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं। इसके अंदर भी एक क्या लगा हुआ रहता है, रिजर्वोयर क्या होता है दोस्तों, अटैच होता है। ये माउथ पीस है, माउथ पे इसको हम क्या कर देते हैं, फेस मास्क है, यहाँ पर क्या कर देते हैं दोस्तों, अटैच कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या करता है दोस्तों, जैसे आप ऑक्सीजन से अटैच नहीं करोगे ना तो एनवायरमेंट की ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा तो 21%, लेकिन अगर ऑक्सीजन से अटैच कर दोगे तो 100% तक क्या दे सकता है दोस्तों, ये ऑक्सीजन दे सकता है। तो 21% से लेकर, अगर ऑक्सीजन से अटैच नहीं किया तो भी ये एनवायरमेंट की ऑक्सीजन देगा आपको, तो 21% तक दे सकता है। और अगर आपने ऑक्सीजन से इसको अटैच कर दिया तो 100% तक क्या दे सकता है दोस्तों, आपको ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकता है। तो 21 से 100% तक क्या मिल सकती है दोस्तों, आपको ऑक्सीजन मिल सकती है। ठीक है, हाई फ्लो जो नेजल कैनुला है उसकी जो ट्यूब है ना, उसका डायमीटर भी नेजल कैनुला की ट्यूब से ज्यादा होता है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, एक अंतर। ठीक है, नेजल कैनुला की ट्यूब का जो डायमीटर होता है उसकी तुलना में हाई फ्लो नेजल कैनुला की ट्यूब का जो डायमीटर है वो भी क्या होता है दोस्तों, ज्यादा होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि भाई आपको नेजल कैनुला से ऑक्सीजन देनी है, तो सीधी सी बात है दोस्तों कि एक तो माइल्ड हाइपोक्सिया होना चाहिए। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया कि भाई पेशेंट्स आराम से सीटिंग पे चेयर पे बैठा हुआ और बात भी कर रहा है, कई सारे विजिटर्स इससे आ रहे हैं तो उसको बात करनी पड़ेगी। तो उस कंडीशन के अंदर मोस्ट कंफर्टेबल डिवाइस का हम क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं। और मोस्ट कंफर्टेबल जो डिवाइस है दोस्तों वो यहाँ पे क्या है, नेजल कैनुला है। तो इसलिए ऐसे पेशेंट के लिए नेजल कैनुला क्या रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। पहला जो ऑप्शन है दोस्तों उसमें मैंने आपको साफ बताया था कि नेजल कैनुला का डिसएडवांटेज है कि नेजल क्लस्टिंग करता है, तो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में ही नोज भी आता है। ठीक है, तो इस प्रकार में इन्फेक्शन क्या कर सकता है दोस्तों, बढ़ा सकता है ये, इसलिए इस कंडीशन के अंदर हम ये यूज नहीं करेंगे। इसके अलावा नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जो है दोस्तों उस कंडीशन में हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब भी किससे डाली जाती है, नोज से डाली जाती है। तो एक जो नैरेज है उससे तो डाली गई है, तो दोनों को आप कहां पर कनेक्ट कर पाओगे, तो ऑक्सीजन की जो डिलीवरी है दोस्तों वो सही तरह से नहीं हो पाएगी। ठीक है, सेकंड दोस्तों, एग्जिबिट ड्राई ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर माउथ ब्रीथिंग। हाँ, माउथ ब्रीथिंग जो पेशेंट करते हैं ना दोस्तों, माउथ ब्रीथिंग करने वाले पेशेंटों के अंदर भी क्या होता है कि ऑक्सीजन, वो इधर से ऑक्सीजन ले रहे हैं, नेजल वाले से ऑक्सीजन चल रहा है, तो वो क्या होती है सही तरह से जो ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो सही तरह से नहीं पहुंच पाती है। तो माउथ ब्रीथिंग जो करते हैं, माउथ के द्वारा जो लेते हैं दोस्तों, उनके अंदर भी हम क्या यूज नहीं करते हैं, मेनली नेजल कैनुला का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका गलत आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, रिसीव मैनी विजिटर्स वाइल सिटिंग इन ए चेयर। ऐसे पेशेंट के लिए नेजल कैनुला क्या रहेगा दोस्तों, बेस्ट रहेगा। तो लिख लो इसको, लिखो नेजल कैनुला
नेजल कैनुला मोस्ट कंफर्टेबल ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है यह लो फ्लो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। लिख लेना 1 से 6 लीटर और ब्रैकेट में लिख लेना आपका 24 से लेकर और 45% तक करता है, ये ब्रैकेट में लिख लो पूरा ही। तथा इसलिए इसका यूज माइल्ड हाइपोक्सेमिया में किया जाता है, माइल्ड हाइपोक्सेमिया में किया जाता है। ठीक है, ऐसे क्लाइंट जो कंफर्टेबल हैं तथा जिनसे मिलने कई विजिटर्स आते हैं तथा जिनसे मिलने, मतलब बात करने में प्रॉब्लम नहीं होगी ना, जिनसे मिलने, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखवा रहा हूं मैं, कई विजिटर्स आते हैं, जिनसे मिलने कई विजिटर्स आते हैं, उनके लिए नेजल कैनुला एक अच्छी ऑक्सीजन डिवाइस है, एक अच्छी ऑक्सीजन। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप पॉज करके। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके अंदर हम पढ़ेंगे किसके बारे में, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज के बारे में, जिस डिजीज का नाम है दोस्तों COPD। ठीक है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ए नर्स रिपोजिशन से क्लाइंट हु इज डायग्नोज्ड विद एम्फाइसीमा। एक क्लाइंट है दोस्तों, उसको क्या हो रखा है, एम्फाइसीमा हो रखा है, और नर्स क्या करती है, उस क्लाइंट को पोजीशन को क्या कर रही है, चेंज कर रही है, तो रिपोजिशन कर रही है। क्यों, ताकि ब्रीथिंग क्या हो और ज्यादा इंक्रीज हो, फैसिलिटेट हो। विच पोजीशन फैसिलिटेट मैक्सिमम एयर एक्सचेंज। तो ऐसे पेशेंट के अंदर कौन सी पोजीशन देनी चाहिए मेनली। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन इसलिए बन गया, इसके ऑप्शन में सेमी फॉलर, लो फॉलर भी दे रखी है, जो कि ज्यादा प्रोवाइड की जाती है। ऑर्थोपेनिक भी है और सुपाइन भी। तो सुपाइन को छोड़ के बाकी तीनों जो ऑप्शन है वो एक अच्छे ऑप्शन है, इसलिए ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे डायरेक्टली भी पूछ सकता है कि एम्फाइसीमा में कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, या COPD के क्लाइंट के अंदर कौन सी पोजीशन क्या की जाती है, प्रोवाइड की जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली भी क्या पूछा जा सकता है। तो एक बार हम देखते हैं एक एक करके। बहुत अच्छी डिजीज है दोस्तों ये COPD। इसे हम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, या इसे हम क्रोनिक एयर फ्लो लिमिटेशन, या फिर दोस्तों इसे हम क्रोनिक एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन के नाम से भी जानते हैं। क्रोनिक एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन के नाम से भी हम इस डिजीज को जानते हैं। कई सारे नाम हो गए इसके, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज भी हो गया, क्रोनिक एयर फ्लो लिमिटेशन डिजीज भी हो गया, क्रोनिक एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज भी हो गया है। ठीक है, इस डिजीज के अंदर क्या होता है दोस्तों, सिंपल सी बात, एक बात और ध्यान रखना कि ये एक इरिवर्सिबल डिजीज है। इरिवर्सिबल मतलब कि एक बार अगर पेशेंट के अंदर जो हो जाती है ना दोस्तों, तो फिर वापस से जो नॉर्मल हो सकता है कि पेशेंट को रेस्ट मिल जाए, ठीक है, बीच बीच के अंदर, बट दोस्तों जो एनाटॉमिकल जो चेंजेस हुए हैं ना, वो जल्दी से क्या नहीं हो पाते हैं, वापस से ठीक नहीं हो पाते हैं। इसलिए इसको क्या किस नाम जानते हैं, इरिवर्सिबल डिजीज के नाम से भी ये इरिवर्सिबल डिजीज होती है। ठीक है, जानते नहीं है, इरिवर्सिबल डिजीज होती है, क्योंकि इसलिए नहीं जानते, बहुत सारी डिजीज इरिवर्सिबल, तो हर डिजीज को थोड़ी इरिवर्सिबल डिजीज के नाम से जानेंगे। नाम नहीं है, लेकिन है ये कौन सी डिजीज, एक इरिवर्सिबल डिजीज है। COPD जो डिजीज होती है दोस्तों, इसके अंदर भी दो डिजीज क्या होती है, इंक्लूड होती हैं। एक जो डिजीज होती है दोस्तों, दैट इज एम्फाइसीमा, और दूसरी इसके अंदर जो डिजीज आती है दोस्तों, दैट इज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ठीक है। इसके अंदर दो डिसऑर्डर आते हैं, एक एम्फाइसीमा आता है और एक क्या आता है दोस्तों, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आता है। तो एक एक करके पढ़ते हैं दोनों को। जो चीज साथ पढ़ने की वो साथ भी पढ़ लेंगे, जो अलग अलग पढ़ने की वो अलग अलग भी पढ़ा दूंगा मैं आपको।
एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा के अंदर क्या होता है दोस्तों कि परमानेंट इर्रिवर्सिबल डायलेशन ऑफ एयर स्पेस बियॉन्ड द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। इसके अंदर क्या हो जाता है दोस्तों कि जो हमारा रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है, देखो मैं एक एक करके लाऊंगा आपको, ठीक है, अभी आप गलती मत निकालने लग जाना कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तो बहुत बड़ा है, मैं एक एक करके ला रहा हूं। रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है दोस्तों, उसके अंदर क्या हो जाता है, उस वेग का क्या हो जाता है, डायलेशन हो जाता है। उसका क्या हो जाता है दोस्तों, डायलेशन हो जाता है। तो डायलेशन होने के कारण पेशेंट को क्या होती है दोस्तों, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी होती है। अब यहां पर है ना, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि सर ये कैसी बात कर रहे हो आप, जब डायलेशन हो रहा है तो ऑक्सीजन का जो फ्लो है तो बढ़ जाना चाहिए, ऑक्सीजन तो आराम से उड़ जाएगी। तो इसमें ऐसी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि भाई डायलेशन होने के बाद भी पेशेंट को क्या हो रही है दोस्तों, प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसा क्यों होता है, पहली बात है। दूसरी बात, तो ये इरिवर्सिबल डायलेशन हो गया, मतलब एक बार डायलेशन हो गया तो वापस से ठीक नहीं हो पाएगा। सेकंड है दोस्तों कि एयर स्पेस है, ठीक है, बियॉन्ड द टर्मिनल ब्रोंक्यूल। अब इसको समझाना जरूरी है कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल से आगे की तरफ क्या होता है दोस्तों, ये होता है मेनली टर्मिनल ब्रोंक्यूल से आगे की तरफ ये क्या होता है दोस्तों, पाया जाता है कि जो एयरवे है, जो मतलब रास्ता है, वो किससे आगे की तरफ दोस्तों, जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल है उससे आगे की तरफ क्या हो जाता है, डायलेटेड हो जाता है, ठीक है। उसे हम किस नाम जानते हैं, एम्फाइसीमा के नाम से जानते हैं। उसके होने के कारण क्यों दोस्तों ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होगा, उसको हम समझते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का वे बता देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले नेजल कैविटी आ गई, नेजल कैविटी। उसके बाद में, क्योंकि तभी तो आपको टर्मिनल ब्रोंक्यूल समझ में आएगा ना। इसके बाद में दोस्तों आपका नेजोफेरिंक्स आ गया, फिर इसके बाद में आपका लैरिंक्स आ गया। यहाँ पर ओरोफेरिंक्स लिखने की जरूरत नहीं है मुझे ना। इसके बाद लैरिंक्स आ गया, फिर ट्रैकिया आ गया। उसके बाद क्या आ गया दोस्तों, आपका ट्रैकिया आ गया। ट्रैकिया के बाद में क्या आया दोस्तों, मेन स्ट्रीम ब्रोंकाई। मेन स्ट्रीम ब्रोंकाई आई। मेन जो ब्रोंकाई होती है दोस्तों वो आई, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, प्राइमरी ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकाई। इसके बाद में दोस्तों सेकेंडरी ब्रोंकाई आएंगी, तो इन्हें बोलते हैं लोबर ब्रोंकाई, लोबर ब्रोंकाई। इनको हम सेकेंडरी ब्रोंकाई के नाम से भी जानते हैं, सेकेंडरी ब्रोंकाई। इसके बाद में थर्ड ब्रोंकाई आती है, अभी ब्रोंकाई चल रही है दोस्तों आपकी, सेगमेंटल ब्रोंकाई। उसके बाद क्या आती है दोस्तों, सेगमेंटल ब्रोंकाई आती है। इसको हम टर्सरी ब्रोंकाई के नाम से जानते हैं, टर्सरी ब्रोंकाई के नाम से जानते हैं। सीधी सी बात है, जैसे ट्रैकिया है वो आगे जो डिवाइड हो रहा है दोस्तों, किस में हो रहा है, ब्रोंकाई में हो रहा है। तो मेन तो दो में डिवाइड हो रहा है, फिर और आगे क्या होता जा रहा है, वो डिवाइड होता जा रहा है। तो मेन जो हो रहा है दोस्तों, वो मेन स्ट्रीम ब्रोंकाई है, दो होती है, ठीक है, राइट लेफ्ट के अंदर जाती है, वो मेन हो गई। उसके बाद और आगे बढ़ रहा है वो, ठीक है, जैसे मान लो ये दो हुई, फिर और बटा, फिर और बटा, तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो लोअर ब्रोंकाई में बदलेगा, पहले मेन स्ट्रीम ब्रोंकाई होंगी, फिर लोअर ब्रोंकाई होंगी, फिर उसके बाद क्या आती है, सेगमेंटल ब्रोंकाई आती है। सेगमेंटल ब्रोंकाई के बाद में फिर आ जाती है दोस्तों आपकी क्या, ब्रोंक्यूल्स। क्या आ जाती है, ब्रोंक्यूल्स आ जाती हैं। तो ब्रोंक्यूल्स के अंदर पहले आती है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, बियॉन्ड द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, हाँ सही है। फिर आ जाती है आपकी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। अब ब्रोंक्यूल्स लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ब्रोंकाई नहीं लिख रहा हूं मैं। और इसके बाद में आती है आपकी रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। और फिर आती है आपकी एल्वियोलाई। फिर क्या आ जाती है दोस्तों, आपकी एल्वियोलाई आ जाती है। तो इस प्रकार से ये पूरा सिस्टम चलता है। एनाटॉमी हो गई है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, थोड़ी बहुत मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। अब मुझे क्यों समझाने की जरूरत पड़ी, अब मैं यहाँ से समझा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। एक्चुअली में इस प्रकार से ये है आपकी टर्मिनल ब्रोंकाई। ऐसे मान लो कि ये क्या है दोस्तों, पहले नॉर्मल पर्सन में बताता हूँ। ये है आपकी टर्मिनल ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, सॉरी ब्रोंकाई बोल रहा हूँ मैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। टर्मिनल जो ब्रोंक्यूल है ना दोस्तों, वो आगे क्या हुआ, डिवाइड हुआ। तो आगे किस में डिवाइड होगा टर्मिनल ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में। वही लिखा रखा है मैंने, देखो आप इधर, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स किस में बदला, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में। तो ये है आपकी रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, ये है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, और ये भी क्या है दोस्तों, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। और ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल आगे की तरफ क्या बना दिया हमने, एल्वियोलाई बना दी। ये लो एल्वियोलाई, ये है नॉर्मल पर्सन के अंदर।
नॉर्मल पर्सन के अंदर ऐसा होता तो सीधा क्या होगा दोस्तों, ऑक्सीजन ऐसे जाएगी, कहीं भी ऑक्सीजन का क्या नहीं हो रहा दोस्तों, ज्यादातर ऑक्सीजन जो है वो कहीं भी ट्रैप नहीं हो पा रही है, ठीक है, कुछ अमाउंट में होती है, वो रेजिडुअल वॉल्यूम में हमने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर जनरली जो वॉल्यूम जो एयर है दोस्तों क्या नहीं हो रही है, ट्रैप नहीं हो रही है, किसके अंदर, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के अंदर। लेकिन एम्फाइसीमा में क्या होता है, देखो अब आप कहोगे सर ये क्या रीजन है, देखो आप पढ़ लेते हो ना, रट लेते हो कि सर डायलेशन होता है, डायलेशन होता है तो भाई फायदा होना चाहिए ना, एक तो कोई छोटी ट्यूब उसमें से ऑक्सीजन जाए, एक बड़ी ट्यूब में से जाए, तो बड़ी में जाने में तो फायदा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या रीजन है कि ऑक्सीजन का सैचुरेशन गिरेगा, क्या प्रॉब्लम होगी, उनके बारे में हम बात करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि ये आपकी रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है, टर्मिनल जो ब्रोंक्यूल्स है ना दोस्तों, उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है, कुछ स्ट्रक्चर्स का क्या हो जाता है दोस्तों, फॉर्मेशन हो जाता है, किसके अंदर, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के अंदर। ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में हो गया, ये भी ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल है, ये वाली जो स्ट्रक्चर जो दिख रही है ना आपको, ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल है, ये वाली ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं। अब ये देखो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स किस अलग ही स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो गया दोस्तों, चेंज हो गई है, एक अलग ही स्ट्रक्चर बन गई है, ठीक है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स क्या बन गई दोस्तों, एक अलग ही क्या बन गई है, स्ट्रक्चर्स बन गई है। तो ये एल्वियोलाई है, ठीक है, ये क्या है दोस्तों, एल्वियोलाई, ये एल्वियोलाई है, ये एल्वियोलाई। लेकिन टर्मिनल जो ब्रोंक्यूल है दोस्तों, उनके अंदर क्या हो गया है, डायलेशन हो गया है। यहां पर ऐसे समझो, समझाने के लिए देखो यहां भी समझा देता हूं एक बार, जैसे ये ऐसी स्ट्रक्चर थी, लेकिन ये यहां पर इन्होंने इस प्रकार का रूप ले लिया, ऐसे रूप ले लिया, ये वाला रूप ले लिया इन्होंने इस प्रकार से, तो डायलेशन तो हो गया, सीधी बात है, डायलेशन तो यहाँ पे हुआ है, लेकिन दोस्तों इस डायलेशन का क्या होगा, नुकसान होगा, इस डायलेशन का क्या होगा दोस्तों, नुकसान होगा। कैसे नुकसान होगा इस डायलेशन का, भाई एक बात सोचो कि पहले ऑक्सीजन ऐसे जा रही थी, तो वो इधर जा रही थी, सीधी एल्वियोलाई तक पहुंच रही थी, लेकिन अब यहां पर जो ऑक्सीजन है ना दोस्तों, वो इस जगह पे क्या होगी, अंदर जाएगी, ट्रैप होगी। ऑक्सीजन अच्छी मात्रा के अंदर जितनी एल्वियोलाई में जा रही थी दोस्तों, उतनी मात्रा के अंदर एल्वियोलाई में नहीं जा पाएंगी, उतनी मात्रा में एल्वियोलाई के अंदर नहीं जा पा रही हैं। तो इसके कारण क्या हो रहा है दोस्तों, एक्चुअली में ऑक्सीजन क्या हो रही है दोस्तों, यहाँ पे ट्रैपिंग हो रही है, ऑक्सीजन क्या हो रही है दोस्तों, यहाँ पे फंस रही है, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन फंस रही है, सीधा एल्वियोलाई तक नहीं पहुंच पा रही है दोस्तों। तो ऑक्सीजन का यहाँ पर एयर क्या होता है, ट्रैप होती है, एयर ट्रैपिंग होती है, ऑक्सीजन की ट्रैप होती है, इसके कारण से डिसऑर्डर डेवलप होता है, जिसे हम एम्फाइसीमा बोलते हैं। तो आप सीधा डायलेशन बोलकर कभी भी ऐसे मत पढ़ा करो कि डायलेशन नहीं होता दोस्तों, इन स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है, इन्हें हम ब्लेब्स के नाम से जानते हैं। इन्हें किस नाम से जानते हैं दोस्तों, ब्लेब्स के नाम से जानते हैं। ये ब्लेब्स जो है, इनका जो ग्रुप है, मतलब कई सारे होंगे ये ब्लेब्स, तो कई सारे जो ब्लेब्स का जो ग्रुप है दोस्तों, उसे हम बुल्ली के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीजें बनी, दो स्ट्रक्चर बनी, ब्लेब्स एंड बुली, ब्लेब्स एंड बुली बनी दोस्तों। ब्लेब्स मतलब एक, और बुली का मतलब उनका क्या हो गया, ग्रुप हो गया। तो ब्लेब्स और जो बुली है ना दोस्तों, ये वो स्ट्रक्चर हैं, ये क्या है कि रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स क्या हुए हैं, डायलेट हुए हैं, डायलेट होने के कारण एयर उनके अंदर क्या हो गया दोस्तों, ट्रैप हो गई है, जिसके कारण से डिसऑर्डर डेवलप हुआ है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, एम्फाइसीमा के नाम से जानते हैं। अब इस एम्फाइसीमा में क्या होगा, ठीक है, इस एम्फाइसीमा में क्या होगा दोस्तों, ब्लेब्स एंड बुली बनी। इसके कारण क्या होगा दोस्तों कि एक्चुअली में ऑक्सीजन का जो लेवल है वो क्या होगा, गिरेगा, तो PO2 क्या होगा दोस्तों, कम होगा। अब जब बॉडी को ऑक्सीजन कम मिलती है ना दोस्तों, उसी कंडीशन के कारण जो बॉडी है ना, वो क्या काम करने लग जाती है, हाइपर वेंटिलेट करती है। क्या करती है, हाइपर वेंटिलेट। और ये हाइपर वेंटिलेट करके, हाइपर वेंटिलेट जब ये करती है दोस्तों, तो उसके कारण से CO2 को बाहर निकालती है, और इस कारण से ज्यादा मात्रा में CO2 क्या हो जाती है दोस्तों, बाहर निकल जाती है। इसे हम बोलते हैं CO2 वॉश आउट। इसे किस नाम जानते हैं, CO2 को ज्यादा मात्रा में क्या हो जाती है दोस्तों, बाहर निकल जाती है। इस कारण में से किस नाम जानते हैं दोस्तों, CO2 वॉश आउट के नाम से जानते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर क्या हुआ दोस्तों, दो चीजें हुई। एक तो क्या हुआ, PO2 कम हुई, साथ में दोस्तों PCO2 भी कम हो गई है। देखो दोनों कम हो गई हैं, PO2 तो कम हुई ही है, साथ में PCO2 भी कम हो गई है। इसे हम टाइप फर्स्ट रेस्पिरेटरी फेलियर के नाम से जानते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि एम्फाइसीमा में क्या होता है दोस्तों, टाइप फर्स्ट रेस्पिरेटरी फेलियर होता है, टाइप फर्स्ट रेस्पिरेटरी फेलियर होता है इसके अंदर, ठीक है। साथ में दोस्तों देखो PCO2 क्या हुई है, कम हुई है, तो इस कारण रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस डेवलप होगा। मुझे पता है कि आपने COPD में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस ही पढ़ा होगा, लेकिन यहां पर क्या डेवलप होगा दोस्तों, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस डेवलप होगा। क्यों, क्योंकि PCO2 का लेवल भी क्या हो गया, कम हो गया। अगर PCO2 का लेवल बढ़ता तो उस कंडीशन में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगी, लेकिन वो भी होता है COPD के अंदर, वो मैं आपको अगले डिजीज के अंदर पढ़ाऊंगा। लेकिन इस डिजीज के अंदर क्या होगा, टाइप फर्स्ट रेस्पिरेटरी फेलियर होगा, साथ में क्या होगा दोस्तों, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस होगा। पेशेंट के अंदर साइनोसिस डेवलप नहीं होती है, तो इसे हम बोलते हैं दोस्तों नो साइनोसिस। इसके किस नाम जानते हैं दोस्तों, हम नो साइनोसिस के नाम जानते हैं। कोई साइनोसिस डेवलप नहीं होती है, इसी कारण से इसके जो पेशेंट जो होते हैं दोस्तों, साइनोसिस डेवलप नहीं होती है, तो इनको हम पिंक पफर के नाम से जानते हैं। हम किस नाम जानते हैं, पिंक पफर, ठीक है।
इसके पेशेंट को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, पिंक पफर के नाम से जानते हैं, क्योंकि साइनोसिस यहाँ पर क्या नहीं हो रही है, डेवलप नहीं हो रही है, ठीक है, डेवलप नहीं हो रही है, तो इन्हें हम किस नाम जानते हैं, पिंक पफर के नाम से हम इन्हें जानते हैं, पिंक पफर के नाम जानते हैं। जबकि जब हम क्रोनिक जो ब्रोंकाइटिस है दोस्तों वो पढ़ेंगे, तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर जो पेशेंट हैं उनको हम ब्लू ब्लोटर्स के नाम से जानते हैं। वहाँ पर साइनोसिस क्या होती है दोस्तों, डेवलप होती है, तो उन्हें हम ब्लू ब्लोटर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, उन्हें हम ब्लू ब्लोटर्स के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से ये मैकेनिज्म काम करती है किसकी, आपकी एम्फाइसीमा की। किसकी काम करती है दोस्तों, एम्फाइसीमा की मैकेनिज्म क्या करती है, काम करती है। अब हम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो डिजीज है इसके अंदर, दैट इज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। सेकंड जो डिसऑर्डर आता है दोस्तों, दैट इज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। तो सिंपल सी बात है ये तो, इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकाई, क्रोनिक इन्फ्लामेशन लिख लो, क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकाई। इज नोन एज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। कैसे होता है उसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है, डेफिनेशन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो दोस्तों, एक्चुअली में हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जो सेल्स जो होती है ना दोस्तों, उनके अंदर पाए जाते हैं सीलिया। क्या पाए जाते हैं, सीलिया पाए जाते हैं। सीलिएटेड एपिथेलियम होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की। ये सीलिया क्या काम करते हैं दोस्तों, जो भी म्यूकस का जो प्रोडक्शन होता है, इस म्यूकस के प्रोडक्शन को, इस म्यूकस को क्या करते हैं दोस्तों, एस्केलेशन करने का काम करते हैं, ठीक है। म्यूकस एस्केलेटिंग सिस्टम होता है ये, एस्केलेटिंग मतलब बाहर निकालने का क्या करते हैं दोस्तों, काम करते हैं। जो भी म्यूकस बन रहा है दोस्तों उसको बाहर निकालने का क्या करते हैं, ये काम करते हैं। कौन, ये सीलिया। अब यहां पर क्या होगा दोस्तों एक्चुअली में कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कैसे डेवलप होता है उसके बारे में पढ़ रहे हैं कि जो भी पेशेंट जो स्मोकर है, मेनली और भी रीजंस हो सकते हैं, लेकिन हम एक एग्जांपल के रूप में ले रहे हैं, जैसे कि मान लो स्मोकर्स एंड मे बी अदर कोजेज, ठीक है, मे बी अदर कोजेज बात करेंगे भी रिस्पेक्ट जब मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो उसके कारण क्या होगा दोस्तों, जैसे स्मोकर्स के अंदर क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ टार। क्या बन जाता है दोस्तों, टार बन जाता है, ठीक है। ये जो टार है, जो केमिकल्स हैं दोस्तों, ये क्या काम करते हैं, ये दो काम करते हैं। ये जो सीलिया जो बना है ना दोस्तों, इस सीलिया को क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। तो ये सीलिया क्या हो जाएगा दोस्तों, डैमेज हो जाएगा। तो डैमेज ऑफ द सीलियरी सिस्टम, डैमेज ऑफ द सीलियरी सिस्टम, सीलियरी सिस्टम, ये काम तो करेंगे। साथ में दोस्तों ये हाइपरप्लेजिया ऑफ, हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया ऑफ गोबलेट सेल। यहां पर म्यूकस प्रोड्यूसिंग कुछ सेल होती है दोस्तों, उनको किस नाम जानते हैं, गोबलेट सेल्स के नाम से जानते हैं। तो इसके कारण से क्या होगा दोस्तों, ज्यादा मात्रा में म्यूकस का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। और ये म्यूकस बनने के बाद भी दोस्तों इसको बाहर निकलने में भी क्या होगी दोस्तों, प्रॉब्लम होगी। तो दो चीजें होंगी इसके कारण दोस्तों, म्यूकस क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा, और म्यूकस जो है दोस्तों वो बाहर नहीं निकल पाएगा। जब म्यूकस बाहर नहीं निकल पाएगा तो म्यूकस एक जगह रुकेगा, तो इसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, म्यूकस स्टेसिस के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, म्यूकस स्टेसिस के नाम जानते हैं कि म्यूकस एक जगह क्या हो गया दोस्तों, रुक गया। अब म्यूकस स्टेसिस कहीं भी कोई भी जो फ्लूइड है दोस्तों एक जगह कलेक्ट हो रहा है, तो वो क्या कोज कर सकता है, इन्फेक्शन कोज कर सकता है। और ये जब इन्फेक्शन डेवलप होगा दोस्तों, तो उस पेशेंट को क्या होगा, अब एकदम से तो टार बना नहीं, एकदम से तो ये डैमेज हुआ नहीं, टाइम लिया है, तो इसलिए ये मेनली क्या डेवलप करेगा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस डेवलप करेगा। क्या डेवलप करेगा दोस्तों, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ये क्या करेगा दोस्तों, डेवलप करेगा। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या करेगा, ये डेवलप करेगा। आगे जाके और भी ज्यादा फैल सकता है, जैसे पेशेंट को जो दोस्तों पस का भी फॉर्मेशन होने लग जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो पेशेंट है दोस्तों उसके अंदर जो कफिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो भी बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, सीवियर होने लग जाती है, ठीक है। अब इस पेशेंट के अंदर क्या होगा दोस्तों, इस पेशेंट के अंदर है ना दोनों ही चीजें होंगी। PO2 का जो लेवल है वो कम होगा, साथ में जो PCO2 का जो लेवल है ना दोस्तों वो बढ़ेगा। अब कम नहीं होगा दोस्तों, PCO2 का लेवल क्या होगा दोस्तों, बढ़ता है इस पेशेंट के अंदर। ऐसे पेशेंट के अंदर PCO2 का लेवल क्या होता है, इंक्रीज होता है। और इसे हम किस नाम जानते हैं, टाइप सेकंड रेस्पिरेटरी फेलियर के नाम से जानते हैं। टाइप सेकंड रेस्पिरेटरी फेलियर के नाम से जानेंगे। टाइप सेकंड रेस्पिरेटरी फेलियर बोलेंगे इसको, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होगा दोस्तों, ऐसे पेशेंटों के अंदर साइनोसिस डेवलप होगी। क्या डेवलप होती है दोस्तों, साइनोसिस भी क्या होती है, डेवलप हो जाती है। साइनोसिस डेवलप होने के कारण ही इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, इन्हें हम ब्लू ब्लोटर्स कहते हैं।
ठीक है, किस नाम से जानते हैं दोस्तों? ब्लू ब्लोटर्स के नाम से हम इन्हें जानते हैं। इस पेशेंट को हम किस नाम से जानते हैं? ब्लू ब्लोटर्स के नाम से जानते हैं। तो एक वो पिंक पफर है, ये क्या है दोस्तों? ब्लू ब्लोटर्स हैं। ये क्या है? साइनोसिस डेवलप होने के कारण इन्हें हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? ब्लू ब्लोटर्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? साइनोसिस। सेकंड बात दोस्तों, PCO2 बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। यहाँ पे क्या डेवलप होगा दोस्तों? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस डेवलप होगा। और ज्यादा म्यूकस बन रहा है ना, इसे हम ब्रोंकोरिया बोलते हैं दोस्तों। ज्यादा म्यूकस जो डेवलप हो रहा है इसे हम किस नाम जानते हैं? ब्रोंकोरिया। तो यहाँ पर ब्रोंकोरिया का भी क्या आता है दोस्तों? आपका सिम्टम देखने को मिलता है। ब्रोंकोरिया का भी क्या देखने को मिलता है दोस्तों? सिम्टम देखने को आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर हम एम्फाइसीमा की बात करें ना, तो एम्फाइसीमा के अंदर एक सिम्टम और देखने को मिलता है, वहां पर लिख लेना, एक और लिख लो, बैरियल चेस्ट। ठीक है, वहां पर क्या देखने को मिलता है दोस्तों? बैरियल चेस्ट देखने को मिलता है। बैरियल चेस्ट देखने को मिलता है। बैरियल चेस्ट के अंदर क्या होगा दोस्तों कि एंटीरियर पोस्टीरियर जो डायमीटर है ना, देखो एंटीरियर पोस्टीरियर जो डायमीटर है ना दोस्तों, वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये नॉर्मल पर्सन है, इसके क्या है? बैरियल चेस्ट है। तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो है दोस्तों, वो ट्रांसवर्स डायमीटर से, ट्रांसवर्स जो डायमीटर है दोस्तों, उससे क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम बैरियल चेस्ट के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? बैरियल चेस्ट के नाम से जानते हैं। जब बैरियल चेस्ट की कौन सी कंडीशन होती है? जब एंटीरियर पोस्टीरियर जो डायमीटर है वो ट्रांसवर्स डायमीटर से क्या हो जाता है दोस्तों? इंक्रीज हो जाता है। देखो इस पेशेंट के आगे की तरफ ये एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर हो गया, ये वाला जो है। तो ये क्या हो गया दोस्तों? एंटीरियर पोस्टीरियर जो डायमीटर है ये बढ़ गया। तो देखो इसको ऐसे चेस्ट बाहर की तरफ निकली दे रही है। इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? बैरियल चेस्ट के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? बैरियल चेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो बैरियल चेस्ट इज सीन इन एम्फाइसीमा। किस में दिखाई देता है दोस्तों? एम्फाइसीमा में दिखाई देता है। ठीक है, इस और ऐसे जो पेशेंट होते हैं ना दोस्तों, जो एम्फाइसीमा के जो पेशेंट होते हैं, वो असेसरी जो मसल्स हैं उनका यूज करने लग जाते हैं रेस्पिरेशन के लिए। असेसरी मसल्स का यूज भी करते हैं। जो असेसरी जो मसल्स है दोस्तों, उनका रेस्पिरेशन के लिए क्या करने लग जाते हैं दोस्तों? यूज करने लग जाते हैं। असेसरी मसल्स का यूज करने लग जाते हैं रेस्पिरेशन के लिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी मैं एक बार अंतर करके आपको दोबारा से एक बार और लिखवा दूंगा, टेंशन मत करो। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों इसके रिस्क फैक्टर्स की। अब मैं साथ लिखाऊंगा, ये COPD के रिस्क फैक्टर हैं। ठीक है, आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। इन दोनों को जो भी अंतर है वो मैंने सारे एक साथ करवा दिए। अब COPD के जो रिस्क जो फैक्टर्स हैं दोस्तों, वो क्या क्या आएंगे? सबसे बड़ा, ठीक है, सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग जो है ना दोस्तों, वो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। सिगरेट स्मोकिंग जो है दोस्तों, सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर होता है किसका? आपका जो COPD का। इसके अलावा दोस्तों जो डस्ट है, डस्ट एंड केमिकल्स, डस्ट और जो केमिकल्स जो होते हैं दोस्तों, वो भी इसके क्या होते हैं? रिस्क फैक्टर होते हैं। डस्ट और केमिकल्स भी क्या होते हैं? इसके रिस्क फैक्टर होते हैं। इसके अलावा दोस्तों COPD के रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? एक एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन भी क्या होता है दोस्तों? इसका क्या होता है? एक रिस्क फैक्टर होता है। एयर पोल्यूशन इसका क्या होता है दोस्तों? आपका रिस्क फैक्टर होता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एज, एडवांस जो एज है पेशेंट की, जब एज है दोस्तों ज्यादा हो जाती है, एडवांस जो एज हो जाती है दोस्तों, वो भी इसका क्या होता है? एक रिस्क फैक्टर होता है। एडवांस एज भी इसका क्या होता है दोस्तों? रिस्क फैक्टर होता है। ठीक है, तो ये कुछ इसके रिस्क फैक्टर, ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये लिख लिया होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात कर लेते हैं एक बार। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में मैंने आपको दोस्तों दोनों के जो लिखाए हैं वो आपको अलग अलग दोनों को ध्यान रखने हैं कि भाई एम्फाइसीमा में क्या होगा। एक बार रिवाइज भी करवा देता हूं जल्दी जल्दी। एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा और यहां पर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। देखो एम्फाइसीमा के अंदर क्या हुआ था दोस्तों कि PO2 का लेवल कम हुआ था। PO2 का लेवल कम हुआ था, साथ में PCO2 का लेवल भी क्या हो गया था दोस्तों? कम हो गया था। जबकि यहाँ पे PO2 का लेवल कम हुआ था, लेकिन PCO2 का लेवल क्या हो गया दोस्तों? बढ़ गया। ठीक है, यहाँ पर साइनोसिस डेवलप नहीं होती तो नो साइनोसिस लिखा था, जबकि यहाँ पर दोस्तों साइनोसिस क्या हो जाती है? मेनली डेवलप हो जाती है, साइनोसिस डेवलप हो जाती है। ठीक है, इसलिए इनको हमने क्या कहा था? पिंक पफर कहा था, और इनको हमने ब्लू ब्लोटर्स कहा था, ब्लू ब्लोटर्स। इसके अलावा दोस्तों क्या बताया था कि टाइप फर्स्ट रेस्पिरेटरी फेलियर है। ये कौन सा रेस्पिरेटरी फेलियर दोस्तों? टाइप सेकंड रेस्पिरेटरी फेलियर में जाता है पेशेंट। टाइप सेकंड रेस्पिरेटरी फेलियर के अंदर पेशेंट जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा ध्यान रखना कि इसके अंदर जो सिम्टम्स आते हैं उसमें कुछ सिम्टम्स क्या आते हैं, जैसे बैरियल चेस्ट आता है,
और यूज ऑफ एसेसरी मसल्स, यूज ऑफ एसेसरी मसल्स आता है। जबकि इसके अंदर जो एक अलग सिम्टम आता है दोस्तों, दैट इज ब्रोंकोरिया। ब्रोंकोरिया देखने को इसमें मिलता है। ज्यादा म्यूकस का क्या होता है दोस्तों इसमें, ये एफ है ना, कहीं इसको आप टी समझ रहे हो, मैं थोड़ा ऐसे ही लिखता हूं, ठीक है। और एक दो हो तो और आप देख लेना, कुछ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस वो लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर PCO2 क्या हुई है दोस्तों, कम हुई है, तो रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस होगा। और यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो ये अंतर भी आप समझ सकते हो। इसके अलावा कुछ कॉमन सिम्टम्स भी होते हैं दोस्तों, अदर्स, जो दोनों के अंदर होंगे, इसलिए इनको मैंने किस में लिखा देता हूं, मैं आपको अदर्स में लिखा देता हूं, ठीक है। तो जैसे दोस्तों कफिंग, ज्यादा कफिंग होना, ठीक है, डिजिनिया होना, टैकीकार्डिया, टैकीपिनिया, पेशेंट थक जाता है बेचारा, वेट लॉस तक भी देखने को मिलता है दोस्तों इसके अंदर। क्या देखने को मिलता है आपका, वेट लॉस भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स क्या आते हैं, ये अदर्स के अंदर। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों इसके कॉम्प्लिकेशंस की, कॉम्प्लिकेशंस। तो एक इसका जो कॉम्प्लिकेशन आता है दोस्तों, दैट इज कोर पल्मोनले। कोर पल्मोनले इसका कॉम्प्लिकेशन होता है मेनली इन एम्फाइसीमा। ये भी मेनली किस में देखने को मिलता है दोस्तों, एम्फाइसीमा में देखने को मिलता है। कोर पल्मोनले क्या होता है दोस्तों कि एक्चुअली में जो जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो एल्विलाई के पास जो कैपिलरीज होंगी दोस्तों, उनके अंदर क्या होगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, और इसके कारण से क्या होता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है। क्या होता है दोस्तों, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। और ये पल्मोनरी जो हाइपरटेंशन है ना दोस्तों, पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी इसका कॉम्प्लिकेशन है ना। ये पल्मोनरी जो हाइपरटेंशन है ना दोस्तों, ये राइट वेंट्रिकल के ऊपर क्या डालता है, प्रेशर डालता है। तो उसके कारण से अगर लंग्स की प्रॉब्लम के कारण अगर राइट हार्ट जो फेलियर हो जाता है ना दोस्तों, इस कंडीशन को हम किस नाम से जानते हैं, कोर पल्मोनरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम्स किसकी थी दोस्तों, यहाँ पे लंग्स की थी, लेकिन फेलियर किसका हो रहा है, हार्ट का हो रहा है। तो राइट हार्ट फेलियर के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, कोर पल्मोनरी के नाम से इसे हम जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा सेकंड है पोर्टल हाइपरटेंशन, अभी बताया है मैंने आपको, तो पोर्टल हाइपरटेंशन भी हो जाता है, पोर्टल हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों क्या देखने को मिलेगा, एटीलैक्टेसिस, एटीलैक्टेसिस भी देखने को मिलेगा। हो सकता है कि दोस्तों जो एल्वुलाई हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, तो वो क्या हो सकती है दोस्तों, कोलैप्स भी हो सकती है। वो एल्वुलाई क्या हो सकती है दोस्तों, कोलैप्स भी हो सकती हैं, ठीक है। वो एक्सपेंड नहीं हो तो उस कंडीशन के अंदर क्या डेवलप हो सकता है, पेशेंट के अंदर एटीलैक्टेसिस भी क्या हो सकता है दोस्तों, डेवलप हो सकता है, ठीक है। एटीलैक्टेसिस भी डेवलप हो सकता है। तो ये सारे इसके क्या हो गए, कॉम्प्लिकेशन हो गए। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। अगर इन दोनों की डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन वो एक साथ ही लिख सकते हो आप, एक्सरे करवाते हैं, सीटी स्कैन करवाते हैं, ठीक है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवाते हैं। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि एक्चुअली में जब एयर ट्रैप होगी तो जो रेजिडुअल जो वॉल्यूम है ना दोस्तों, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एयर ट्रैप रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ जाती है, क्योंकि एयर ट्रैप होगी तो वो बाहर नहीं निकलेगी। तो अंदर जो वॉल्यूम रहती है वो क्या होती है, रेजिडुअल वॉल्यूम, जो बाहर नहीं निकाल सकते हम, मैंने आपको बताया। एयर ट्रैप होगी तो और ज्यादा बढ़ेगी, तो रेजिडुअल वॉल्यूम में क्या हो जाती है दोस्तों, बढ़ जाती है। अब जिस जिस भी फॉर्मूले के अंदर, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है, जिस जिस भी फॉर्मूले के अंदर दोस्तों रेजिडुअल वॉल्यूम आता है, वो सब क्या हो जाएंगे दोस्तों, इसके अंदर क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। वो सब क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, वो भी क्या हो जाती है दोस्तों, इंक्रीज हो जाएगी। टोटल लंग्स कैपेसिटी जो है दोस्तों, वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। टोटल लंग कैपेसिटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ गई। तो ये सब भी इसके अंदर क्या हो जाते हैं दोस्तों, इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर हम सीबीसी भी करवाते हैं। एक्चुअली में क्या होता है दोस्तों कि हाइपोक्सिया की कंडीशन के कारण जो आरबीसी का जो प्रोडक्शन है दोस्तों, क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो पॉलीसाइथेमिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है, पॉलीसाइथेमिया, ठीक है। कंपनसेशन के द्वारा जो आरबीसी अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज होता है, तो आरबीसी का प्रोडक्शन को इंक्रीज होने के कारण पॉलीसाइथेमिया होगा। तो उसे देखने के लिए हम सीबीसी की टेस्ट भी क्या करते हैं, करवाते हैं। इसके अलावा दोस्तों एबीजी एनालिसिस, क्यों, क्योंकि हमने देखा है इसके अंदर प्रॉब्लम हो रही है, एनालिसिस, ठीक है। ये सब भी हम क्या करते हैं, इसके अंदर करते हैं, ठीक है। तो ये इसके क्या हो गए दोस्तों, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हो गए।
इसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ द सीओपीडी, क्लासिफिकेशन ऑफ सीओपीडी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सीओपीडी जो है डिपेंड है FEV1 के ऊपर। FEV1 क्या है दोस्तों? फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। ठीक है, ये क्या कहलाता है दोस्तों? FEV1 कहलाता है, फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। देखो कल मैंने आपको एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बताया था, तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में मैंने आपको कोई टाइम नहीं दिया था। उसमें मैंने क्या कहा था कि भाई हमारे लंग्स के अंदर ये रहती है, ठीक है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ये पाई जाती है, लेकिन अगर हम फोर्स करें तो फोर्स करने के कारण हम इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों? बाहर निकाल सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है? फोर्स्ड वो क्या कहलाता था? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाता था वो। लेकिन वही चीज दोस्तों हम 1 सेकंड के अंदर क्विकली निकालें, तेजी से निकालें, ठीक है, फोर्सफुल और क्विकली, अगर हम 1 सेकंड के अंदर जितनी वॉल्यूम को बाहर निकालेंगे, अब यहाँ पर टाइम दे दिया, वहां पर कोई टाइम डिसाइड नहीं था। यहां पर क्या होगा दोस्तों कि आप 1 सेकंड के अंदर, ठीक है, जल्दी से मतलब क्विकली और फोर्सफुली, ठीक है, फोर्सफुली जितनी एयर को क्या निकालोगे दोस्तों? बाहर निकालोगे। जितनी एयर को क्या निकालोगे? बाहर निकालोगे आफ्टर मैक्सिमल इंस्पिरेशन। उसमें भी यही था, ठीक है, लेकिन वहां पर ये कोई जरूरी भी नहीं था कि भाई आप ये करो, नॉर्मल जो टाइडल वॉल्यूम उसके बाद भी कर सकते हो, लेकिन यहां पर ये और शर्त है कि मैक्सिमम क्या करोगे दोस्तों? आप इंस्पिरेशन करोगे, उसके बाद में आप फोर्सफुली कितनी एयर को क्या कर सकते हो? 1 सेकंड के अंदर बाहर निकाल सकते हो। 1 सेकंड के अंदर क्या निकाल सकते हो दोस्तों? बाहर निकाल सकते हो। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकंड के नाम से हम इसे जानते हैं। फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकंड के नाम से हम जानते हैं। FEV1 इसको हम क्या करते हैं दोस्तों? लिखते हैं, ठीक है, FEV1 लिखते हैं। इसके आधार पर सीओपीडी का क्या किया गया है? क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। जैसे माइल्ड सीओपीडी, मॉडरेट सीओपीडी, सीवियर सीओपीडी और वेरी सीवियर सीओपीडी। अगर ये FEV1 जो है ना दोस्तों, FEV1 जो है, जैसे उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था दोस्तों? वाइटल कैपेसिटी पढ़ा था। वाइटल कैपेसिटी में हमने क्या काम किया था? वही काम किया था कि पहले मैक्सिमम क्या किया? इंस्पिरेशन किया, ठीक है। तो मैक्सिमम इंस्पिरेशन करने के बाद में फिर हम चीजों को क्या निकाल रहे हैं? बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन उसमें टाइम डिसाइड नहीं था। और यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों? टाइम डिसाइड हो रहा है। तो एक्चुअली वाइटल कैपेसिटी वाला फंक्शन हो गया, लेकिन वो क्या हो रहा है? 1 सेकंड के अंदर। वहां पर क्या हो रहा था दोस्तों? हमने मैक्सिमम इंस्पिरेशन किया, मैक्सिमम इंस्पिरेशन करने के बाद में फिर हम एयर को क्या कर रहे हैं? तो बाहर निकाल रहे थे। यहां भी मैक्सिमम इंस्पिरेशन करेंगे, लेकिन 1 सेकंड में कितनी एयर बाहर निकल रही है उसका क्या करेंगे दोस्तों? मेजरमेंट करते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये थोड़ा सा अंतर हो गया इनमें, है ना। तो ज्यादा बेटर ये जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है ना, उससे बेटर हम वाइटल कैपेसिटी में और इसमें अगर कंपेयर करें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के अंदर तो सिंपल सी बात है कि भाई हम फोर्स करेंगे, फोर्स करके जिसको बाहर निकालेंगे, लेकिन उसमें क्या नहीं करते? मैक्सिमम इंस्पिरेशन नहीं करते। जबकि वाइटल कैपेसिटी के अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों? पहले मैक्सिमम इंस्पिरेशन करते हैं, फिर बाहर निकालते हैं, ठीक है। ये अंतर था दोनों के अंदर। तो फोर्स्ड एक्सपायरेटरी जो वॉल्यूम है ना दोस्तों, फोर्स्ड एक्सपायरेटरी जो वॉल्यूम है, इसके अंदर हम क्या करेंगे? पहले मैक्सिमम इंस्पिरेशन करेंगे, फिर 1 सेकंड के अंदर फोर्सफुली एंड क्विकली जितनी एयर बाहर निकलती है, दैट इज FEV1। अगर दोस्तों ये 80% से ज्यादा होती है, अगर ये मोर देन 80% होती है, तो ये माइल्ड सीओपीडी कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? माइल्ड सीओपीडी कहलाता है। लेकिन अगर ये दोस्तों 50 से और 80% होती है, तो इसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों? मॉडरेट के नाम से जानेंगे। और अगर ये 30 से और 50% होती है दोस्तों, तो इसे हम किस नाम से जानेंगे? सीवियर के नाम से जानेंगे। और अगर लेस देन 30% है, तो इसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों? वेरी सीवियर सीओपीडी के नाम से जानेंगे। तो ये इसका क्या है दोस्तों? क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और वेरी सीवियर। 80% ज्यादा, 50 से 80%, 30 से 50% और लेस देन 30%, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों इसका ट्रीटमेंट। अब बस ज्यादा नहीं बच रहा, थोड़ा सा ही बच रहा है, टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं। एक तो जो इसकी सर्जरी करते हैं ना दोस्तों, वो करते हैं हम बुलेक्टोमी। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि इसके अंदर ब्लेब्स एंड बुलीज का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। तो उन बुलीज को ही कट करना, उनको नॉर्मल करने की कोशिश करना ही क्या कहलाता है दोस्तों? बुलेक्टोमी कहलाता है। तो एक प्रोसीजर हो गया बुलेक्टोमी। इसके अलावा हम ब्रोंको जो डायलेटर्स हैं उनका क्या करते हैं दोस्तों? हम यूज करते हैं, ब्रोंको डायलेटर्स का यूज करते हैं इसके अंदर। इसके अलावा कोर्टिकोस्टेरॉइड्स जैसे हाइड्रोकोर्टिसोन, कोर्टिको जैसे ब्रोंको डायलेटर्स में आप जैसे इप्राट्रोपियम है, एल्बेट्रोल है, ठीक है, इन सब का यूज करते हैं।
ट्रोपियम या जैसे एल्बेट्रोल। कोर्टिको स्टीरॉइड है वो भी यूज किए जा सकते हैं, जैसे हाइड्रोकोर्टिसोन, जो कोर्टिसोन है दोस्तों उसका भी यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स है दोस्तों उनका भी यूज किया जा सकता है। इसके अलावा म्यूकस को वो करने के लिए म्यूकोलाइटिक्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, म्यूकोलाइटिक्स का यूज करेंगे। इसके अलावा लंग्स ट्रांसप्लांटेशन ये भी दे रखा है, ट्रांसप्लांटेशन एम्फाइसीमा के अंदर ज्यादा बेटर रहता है ना, लंग्स ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, लंग्स की लंग ट्रांसप्लांटेशन। तो ये इसका क्या हो गया दोस्तों, ट्रीटमेंट हो गया। अब हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। नर्सिंग मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लेना कुछ चीजें। पिछली बार की तरह ही दोस्तों सीजेशन किस चीज का करोगे आप, कुछ चीजें कॉमन है, न्यूमोनिया की तरह ही सीजेशन स्मोकिंग का, ठीक है। इसके अलावा वैक्सीनेशन, क्योंकि इन्फेक्शन के जो चांसेस है ना दोस्तों वो बढ़ जाते हैं, तो वही न्यूमोनिया और इन्फ्लुएंजा इनकी वैक्सीन लगाएंगे हम। न्यूमोकोकस और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है ना, न्यूमोकोकस और इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन क्या करते हैं, वैक्सीन करते हैं। इसके बाद में दोस्तों इसमें एक पोजीशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो जो पोजीशन जो आती है ना दोस्तों इसके अंदर, जो कि हमारा ये भी क्वेश्चन है, जो ये ऑर्थोपेनिक पोजीशन आती है, ठीक है। पोजीशन का कौन सी आएगी, ऑर्थोपेनिक। अगर ऑप्शन में नहीं दे रखा ना तब आप फाउलर करके आना, ध्यान रखना। अगर दे रखा है तो दोस्तों आप क्या करोगे, ऑर्थोपेनिक पोजीशन करके आओगे। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में दिया ही नहीं है ऑर्थोपेनिक दोस्तों, तो उस कंडीशन में फिर आप क्या कर सकते हो, आप फाउलर पोजीशन कर सकते हो। लेकिन वैसे फाउलर मत करना, ध्यान रखना क्या करके आओगे आप, ऑर्थोपेनिक करके आओगे। मैं फिर से लिख रहा हूं कि पहले आप क्या लिख के आओगे दोस्तों, ऑर्थोपेनिक लिख के आओगे, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इसके बाद में दोस्तों वही फ्लूइड भी देते हैं इसमें। तो जो फ्लूइड है दोस्तों उसकी जो अमाउंट होती है वो लगभग वही 3 लीटर पर डे हम क्या देते हैं। ऑक्सीजन भी दी जाती है दोस्तों। ऑक्सीजन ज्यादातर इसमें है ना लो फ्लो ऑक्सीजन दी जाती है, बहुत ही कम, लगभग 1 से 2 लीटर ही ऑक्सीजन क्या करते हैं इसमें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन हम कम देते हैं, CO2 की भी प्रॉब्लम रहती है ना इसके कारण से, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है दोस्तों वो 1 to 2 लीटर ही हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी आपको क्या रखना है, थोड़ा ध्यान रखना है। वही एक्टिविटी एंड जो रेस्ट है दोस्तों उसके बीच में आपको क्या रखना है, बैलेंस रखना है। चलो वापस आ जाते हैं एक बार क्वेश्चंस पे। कई बार डिजीजेस देखो दोस्तों, आपको लगता होगा कि सर 2 ही क्वेश्चन हुए हैं, बट क्वेश्चन मेरे लिए इंपोर्टेंट नहीं है। आप लोगों ने अगर पढ़ाई नहीं है फिर क्या फायदा चाहिए, मैं बेस क्वेश्चन करा दूं, एक एक लाइन बता रहा हूं, तो उसमें कोई फायदा नहीं है। मैं चाहता हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, बेनिफिट हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। और वो फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप पढ़ोगे। अब मैं मान लो इनको थोड़ा थोड़ा लिखा देता है, उसमें नेजल कैनुला के बारे में बता देता, 4 ऑप्शन बता देता, लेकिन आप इतनी चीज़ें नहीं समझ पाते। तो इसलिए कई बार मैं अगर आपको कम भी क्वेश्चन कराऊँ तो आपको मेरा साथ देना होगा इसमें, है ना। ऐसा नहीं है कि आप ये कहोगे कि सर क्या करा रहे हो आप। तो इसके अंदर जो पोजीशन है दोस्तों एम्फाइसीमा COPD है, तो कौन सी पोजीशन दी जाती है, ऑर्थोपेनिक पोजीशन दी जाती है, ठीक है। इसमें गैसेस जो एक्सचेंज है वो दोस्तों क्या हो जाता है, थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। तो ऑर्थोपेनिक जो पोजीशन है वो प्रोवाइड की जाती है, न कि सुपाइन, न लो फाउलर, न सेमी फाउलर। मैंने कहा था ऑप्शन में नहीं है तब ये लिखोगे, नहीं तो मेन क्या करके आओगे आप दोस्तों, ऑर्थोपेनिक पोजीशन करके आओगे। तो लिख लो एम्फाइसीमा के क्लाइंट को ऑर्थोपेनिक पोजीशन दी जाती है, ठीक है। ऑर्थोपेनिक स्क्रीनशॉट ले लो इसका।